हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज मैं करने वाला हूं धमाकेदार सेशन की शुरुआत। हम लोग आज बात करेंगे क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो विषय है उसका नाम है नागरिक शास्त्र, और हमने अध्याय नंबर 9 शुरू कर दिया था। अध्याय नंबर 9 से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं और अब बारी आती है फुल चैप्टर रिवीजन की। तो आज हम लोग करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, वो भी किस चीज़ का? जन सुविधाओं का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। तो बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। पूरा सेशन जब तक खत्म नहीं होता आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है, चैप्टर की शुरुआत में आपको दो बच्चों की यहाँ पर कहानी देखने को मिलती है। वो दो बच्चे क्या करते हैं, जब वो बस में सफ़र करते हैं, उन दोनों बच्चों का नाम है, एक का नाम है कुमार और एक का नाम है अम्मू। तो कुमार और अम्मू जब चेन्नई शहर में बस से सफ़र करते हैं तब उन्हें अलग अलग नगरों के सीन्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले वो अन्ना नगर वाले क्षेत्र में जाते हैं। ऐसे ऐसे करके अन्ना नगर, फिर दूसरा नगर, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे 4-5 नगरों की वो सैर करते हैं, मतलब बस के चलते दौरान। तो दोनों एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि भाई चेन्नई में पानी की व्यवस्था अलग अलग जगह अलग अलग है। कहीं देखते हैं कि पानी भरपूर मिल रहा है, कहीं देखते हैं कि बहुत कम आ रहा है, कहीं देखते हैं कि टैंकर लगाने पड़ रहे हैं, कुछ जगह देखते हैं कि भीड़ लगी हुई है और पानी आ नहीं रहा है। तो ऐसा अलग अलग जो कॉलोनीज़ है वहाँ पर उनको अलग अलग पानी की जो आपूर्ति का एहसास होता है, तो उसकी वो चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अम्मू और कुमार जिस नगर से, चेन्नई के जिस नगर से गुजरते हैं उसका नाम है अन्ना नगर। तो अन्ना नगर में वो क्या देखते हैं? देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, ये चित्र में आपको दिख रहा होगा। इस अन्ना नगर वाले चित्र में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक मकान दिख रहा होगा जिसमें कोई व्यक्ति जो है वो गाड़ी धो रहा होता है। जब ये व्यक्ति गाड़ी धो रहा है तो इसको देख कर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसको सारी की सारी सुविधा होगी तभी तो गाड़ी धो रहा है। गर्मी के समय में अगर कोई व्यक्ति गाड़ी धोने के लिए बहुत सारा पानी वेस्ट कर रहा है तो आपको यही लगता होगा ना कि भाई इसके पास बहुत सारा पानी है। तो ये घर काफ़ी बड़ा भी दिख रहा है, यहाँ पर पेड़ पौधे हरे भी दिख रहे हैं। तो अम्मू और कुमार इसको देख करके एनालिसिस करते हैं। एक तो ये जो मकान है ये एक बहुत बड़े ऑफिसर का, जिसका नाम है श्री राम गोपाल जी। श्री राम गोपाल जी की जैसे आला अधिकारी, सरकारी अफसर के नगर में पानी की व्यवस्था कैसी है? पोर्श एरिया है, काफ़ी महंगा क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था कैसी? ये फोटो में देखकर जो लगता है वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लग रहा है कि भरपूर पानी के छिड़काव के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे हैं? यहाँ पर जो पेड़ पौधे, हरे भरे बाग बगीचे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब पानी भरपूर है। 24 घंटे यहाँ पर पानी आता है। तो 24 घंटे क्या आता है? पानी आता है। और राम गोपाल जो हैं वो काफ़ी बड़े अफसर है, तो उनकी पहचान जल निगम के लोगों से भी होगी। तो ऐसे में अगर मान लो इनकेस अगर पानी नहीं आता तो तुरंत फ़ोन करके वो टैंकर की सुविधा भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के राम गोपाल जल निगम के परिचित बड़े अधिकारियों से उनका अच्छा खासा परिचय है। तो अगर मान लो इन केस उनके घर में पानी नहीं आता है तो तुरंत टैंकर मंगवा सकते हैं। तो ये पहले ही चित्र में उनको देखने को मिला कि यार चेन्नई के इस शहर में तो काफ़ी, इस नगर में तो काफ़ी अच्छी पानी की व्यवस्था है और 24 घंटे पानी आता, हरा भरा नगर है। लेकिन उसका मेन रीज़न ये रहा होगा कि वो एक पोश एरिया है जहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी लोग रहते हैं। तो श्री राम गोपाल जैसे बड़े आला अधिकारियों के यहाँ पर पानी की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से थी। गाड़ियाँ धोई जा रही है, पानी जो है वो आराम से इतना है कि वेस्ट हो रहा है। जब इस नगर से निकलने के बाद अम्मू और कुमार की जब बस से दूसरे नगर पहुंचती, जिसका नाम है मेलापुर नाम की कॉलोनी में जब ये पहुंचती है, जहां पर सुब्रमण्यम नाम का एक व्यक्ति रहता है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं जो पानी की किल्लतों से काफ़ी संघर्ष कर रहा होता है। तो यहाँ पर उनको क्या समस्या हो रही है? समस्या यहाँ हो रही है कि यहाँ पर 24 घंटे कोई पानी नहीं आता है। यहाँ पर 2 दिन में 1 दिन पानी आता है। तो इलाका इतना है, सुब्रमण्यम का जो इलाका है इसमें पानी की व्यवस्था कैसी है? तो सुब्रमण्यम जो है वो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है और पूरे जो सोसाइटी है वो वैसी ही है जैसे सुब्रमण्यम साहब है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग डिपेंडेंट होते हैं नगर पालिका के नल के ऊपर। तो ये पानी है, नल में पानी कितना आता है? 2 दिन में 1 बार पानी आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन क्या दोस्तों, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो फिर भी अपने पानी की व्यवस्था कैसे न कैसे कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? बोरवेल वगैरह खुदवा के कर सकते हैं। तो सुब्रमण्यम के पास में बोरवेल की सुविधा भी है, लेकिन दिक्कत क्या है कि बोरवेल में आता है खारा पानी, क्योंकि चेन्नई जो है वो बिल्कुल समुद्र के निकट में है। तो डेफिनेटली ये तो हो सकता है कि वहाँ पर खारे पानी आने की आशंकाएं बहुत हो सकती है। तो खारे बोरवेल का पानी काफ़ी खारा है, जिसका इस्तेमाल हम लोग पीने में और खाने में डेफिनेटली नहीं कर सकते। तो और कपड़े धोने में भी खारे पानी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कपड़े धोने जो है, जो डिटर्जेंट है वो कपड़े धोने के जो खारे पानी के साथ में जो है रिएक्शन नहीं करता। सो दैट्स वाई उनको जो इस्तेमाल करना है वो पानी शौचालय में कर सकते हैं, घर को धोने में कर सकते हैं। लेकिन बाकी ज़रूरतों को
खाना बनाने, पानी पीने और कपड़े धोने के लिए उनको मीठा पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो बाकी पानी के लिए उनको कहीं ना कहीं उन पानी का जुगाड़ करना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है। अब ऐसे में पानी 2 दिन में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको महीने में 3-4 बार टैंकर तो बुलवाने पड़ते होंगे। तो ऐसे में एक व्यक्ति का भी अगर हम लोग खर्चा देखें सुब्रमण्यम के इलाके का, तो 500 से 600 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आता है महीने का, अगर वो अपने पानी की पूरी व्यवस्था करना चाहे तो। अब एक ऐसा नगर जहाँ पर 24 घंटे पानी आ रहा था, राम गोपाल जी का नगर था। दूसरा सुब्रमण्यम जी का नगर है, जहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर इनके पास पानी की व्यवस्था तो है लेकिन पानी खारा है, और जो आता है सही पानी वो 2 दिन में आता है। ऐसे में उनको फिर भी टैंकर बुलाने पड़ रहे हैं, तो कितनी यहाँ पर उनको संघर्ष करना पड़ रहा है पानी को साफ करने के लिए। अब पानी जो मंगवा भी रहे टैंकर से या बोरवेल से मंगवा रहे, जो निकाल रहे हैं, पानी साफ तो आता नहीं है। अब पानी को साफ करने के लिए लोगों ने अपने घरों में यहाँ पर वाटर प्यूरीफायर लगा के रखे हैं, जल शोधक यंत्र लगा के रखे हैं। सीधी सी बात है, इस क्षेत्र का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, मिडिल क्लास है, बोझ खर्चे का काफ़ी ज़्यादा है। अब ये तो पहली वाली कंडीशन से काफ़ी बुरी कंडीशन यहाँ पर है। अब खाली यही कंडीशन नहीं, इसके अलावा दूसरी जगह जब उनकी बस मेला नगर से निकलती है, और मेला नगर से निकलने के बाद जब उनकी बस जो है वो मणिपक्कम नाम की जगह पर जाती है, तो मणिपक्कम में वो क्या देखते हैं, मणिपक्कम में जो फोटो दिखाया गया, आपको फोटो दिखाया गया एक कमरे का, एक किराएदार के कमरे का है। शिवा नाम का एक किराएदार प्रथम मंजिल पर किराए से रहता है। ये एरिया मणिपक्कम का पानी की जो किल्लतों से सबसे ज़्यादा जूझ रहा होता है, और यहाँ पर वो क्या देखता है कि यहाँ पर पानी जो है 4 दिन में एक बार आता है। तो 4 दिन में एक बार आता है, कहाँ पर, मणिपक्कम में पानी की व्यवस्था शिव प्रथम मंजिल पर किराए पर रहता है। शिव नाम का व्यक्ति जो है वो प्रथम मंजिल पर क्या रहता है, किराए से रहता है, और यहाँ पर 4 दिन में एक दिन पानी आता है। तो डेफिनेटली पानी की पूर्ति तो यहाँ पर नहीं हो रही होगी। अब शिवा एक शादीशुदा व्यक्ति है, उसकी परिवार भी है, उसकी माँ बाप, फैमिली सब कुछ है। अब वो चेन्नई में हो सकता है नौकरी कर रहा हो, तो वो चेन्नई में अपनी फैमिली को लाना चाहता है, कई समय से सोच रहा है कि अपनी फैमिली को लेकर के आ जाऊं, लेकिन पानी की दिक्कतों की वजह से वो नहीं चाहता कि जो दिक्कतों का सामना शिव को खुद करना पड़ रहा है, उसकी फैमिली को भी वो समस्या का सामना करना पड़े। इस वजह से शिव जो है अपनी फैमिली को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। अब आप सोच सकते हो कि पानी की कमी के कारण उसके साथ क्या बीत रही होगी, कि वो अपनी फैमिली को नहीं इसलिए नहीं ला पा रहा है कि चलो वो जहाँ पर गाँव में कहीं पर भी निवास कर रही है तो कम से कम वहाँ उनको पानी की व्यवस्था तो है, और यहाँ तो 4 दिन में एक दिन पानी आता है। अब आप खुद सोच सकते हो कि एक किराएदार व्यक्ति जो है, जो किराए पर रह रहा है, अगर वो टैंकर से पानी मंगवाने लगे तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब वो अपने पीने के पानी का तो वैसे भी एक डिब्बा ले आता है, बोतल सील बंद बोतल लेकर के आ जाता है 20 लीटर की, और उसका काम हो जाता है। लेकिन अगर परिवार होगा तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन तो हो गई होगा वाटर का। ऐसे में उस व्यक्ति को बड़ी समस्या हो रही है कि अपनी परिवार को वो नहीं ला पा रहा है पीने के लिए, तो वो बोतल का पानी खरीद लेता है, यानी उसको पानी पीने के लिए खरीदना पड़ रहा है एक किराएदार को। तब यहाँ पर एक किराएदार को आप समझ सकते हैं, अभी तक हमने उन लोगों की बात की जो परमानेंट रह रहे थे, लेकिन एक किराएदार को भी क्या समस्या हो सकती है चेन्नई में, ये उन्होंने अनुभव इस चीज़ का किया। उनकी बस फिर दूसरे एक इलाके में जाती है जो कि काफ़ी जो है झुग्गी झोपड़ियों वाला इलाका है। हालांकि एक सोदापेट नाम की जगह है। सोदापेट में वो क्या देखते हैं कि यहाँ पर पद्मा नाम की एक लेडी की कहानी वो सीखते हैं। वो देखते हैं कि पद्मा नाम की एक लेडी है जो कि घरों में नौकरानियों का काम करती है, मतलब साफ़ सफाई खाना बनाने का काम करती है। तो घरों में वो जॉब करती है, साफ़ सफाई वगैरह करती है, और पास में सोदापेट के पास में एक झुग्गी वाला इलाका है जहाँ पर वो रहती हैं। और वहाँ पर झुग्गी में पद्मा के घर पे पानी की व्यवस्था की बड़ी हालात ख़राब है। क्योंकि वहाँ पर उनके पास पर्सनल नल नहीं है, और उनका जो किराया है झुग्गी का वो भी 650 रुपये प्रति महीना आता है। तो वो कहीं घरेलू नौकरानी है, लेकिन वो जिस झुग्गी में रहती है उसका किराया कितना है, 650 रुपये पर महीने, जिसमें न तो पानी की व्यवस्था मिलेगी उनको और न ही शौचालय की व्यवस्था। दोस्तों, दो सबसे बड़ी जन सुविधाओं की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो जन सुविधा में सबसे पहली जो जन सुविधा है वो पानी ही है, और शौचालय भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यहाँ पर उनको दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही है। दोस्तों, मैं दोबारा से उस चीज़ पर आऊँगा कि मेरा जो चैप्टर का नाम है जन सुविधा, उसका मतलब क्या होता है। तो ये कहानी से शुरू करके मैं उस नाम पर आऊँगा कि हमने जो हेडिंग डाला है जन सुविधा, उसका मतलब क्या होता है। 30 झुग्गियां हैं, जब पद्मा जहां रहती है वहां लगभग 30 झुग्गियां हैं। अब 30 झुग्गियों के लिए एक ही नल लगा हुआ है, कोने में एक नल लगा हुआ है। उस नल में बोरवेल का पानी आता है, वो भी कितना मिनट, रोज 20 मिनट पानी आता है। अब रोज अगर 20 मिनट पानी आता है 30 झुग्गियों के लिए, तो आप सोच सकते हो कि एक व्यक्ति को कितना पानी मिलता होगा। मुश्किल से एक घर को या एक झुग्गी को 3 बाल्टी पानी मिलता है।
तो एक परिवार को यहाँ पर केवल 3 बाल्टी ही, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बाल्टी पानी मिल पाता है। इसी पानी में उनको पीना भी होता है, नहाना धोना होता है। तो ऐसे में नहाने धोने व पीने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और गर्मियों के दिनों में तो वो 20 मिनट भी पानी नहीं आता। तो गर्मियों के दिनों में तो घंटों घंटों उनको पूरा दिन टैंकर के लिए वेट करना पड़ता है कि भाई टैंकर अब आएगा। और जब टैंकर आता है तो हालात आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा बदसे बदतर हो जाते हैं कि लाइनें लगी हुई हैं और लोग खाली वेट कर रहे हैं कि कब टैंकर आए। इसकी वजह से कई जगह झड़प भी हो जाती है। तो गर्मियों में टैंकरों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, ये 4 स्टोरी पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है, ये चारों स्टोरी बात कर रही है एक जन सुविधा की ओर इशारा कर रही हैं कि जन सुविधा जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है हमारा जन सुविधा। तो जन सुविधा है चारों की चारों स्टोरीज में। और किस जन सुविधा की बात करें हम लोग, पानी की बात कर रहे हैं, क्योंकि पानी सबसे महत्वपूर्ण जन सुविधा है। तो जन सुविधा एक्चुअल में होती क्या, जन सुविधाएं वे सुविधाएं होती है जो प्रत्येक इंसान के लिए बहुत ही आवश्यक है, ये बहुत नेसेसरी चीज़ होती है। यानी इसके बिना अगर व्यक्ति कोई जिएगा तो उसका जीवन जो है उस तरह का नहीं होगा जिस तरह की वो कामना करता है। तो जन सुविधाएं वे मूलभूत सुविधाएं जो प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए और उसे पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, जैसा कि पानी। बस इन 4 फोटो के माध्यम से, इन 4 स्टोरी के अलग अलग नगरों की स्टोरी के माध्यम से यही बताना चाह रहा है एनसीईआरटी कि पानी की व्यवस्था ज़्यादा कहाँ पर है। जिन लोगों के पास में काफ़ी पैसा है, सक्षम लोग हैं, संपन्न तबके के लोग हैं, उनके पास पानी की व्यवस्था नहीं है। उनके पास पानी की व्यवस्था फुल है, 24 घंटे पानी आ रहा है। जहाँ पर लोग मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास पानी की किल्लत तो है, लेकिन चूंकि वो खर्च कर सकते हैं इस वजह से वो अपना जुगाड़ भी कर लेते हैं। लेकिन लास्ट में हमने क्या देखा, जो किराएदार होते हैं और जो झुग्गी में रहने वाले लोग होते हैं, ये काफ़ी गरीब तबके के लोग होते हैं। तो ऐसे में इन लोगों के लिए तो और बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि ये पानी के लिए एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना ही कमाते हैं जितना उनका पेट भर जाए। तो अपना सर्वाइवल के लिए कमा रहे होते हैं, इसमें से 500-600 रुपये वो पानी के लिए कैसे खर्च करेंगे, जबकि 650 रुपये तो उसकी झुग्गी का ही किराया है पूरे महीने का। ऐसे में अलग से वो पानी का अगर इतना खर्च करेगा तो वो कैसे जिएगा, तो उसके सर्वाइवल पर बात आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन तीनों चारों स्टोरी से हमको समझ में तो आया कि पानी की व्यवस्था जो है अलग अलग इलाकों में अलग अलग क्यों है, उसका मेन कारण है संपन्नता। आइए बढ़ते आगे, पानी का हमसे संबंध क्या है, क्या पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो हेडिंग है इसमें, पर पहला जो हेडिंग हमारा था वो चेन्नई के लोग और पानी की व्यवस्था को हम समझ रहे थे जन सुविधाओं के अंतर्गत। और यहाँ पर हमने बात करना है कि जीवन के अधिकार के रूप में पानी क्या है, जीवन के अधिकार के रूप में पानी है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इस बात को, हाई कोर्ट ने भी इस बात को डिक्लेयर किया कि पानी का अधिकार जीवन जीने का अधिकार है। तो राइट टू वाटर हमारा फंडामेंटल राइट है, तो इससे कोई नकार नहीं सकते। लेकिन पानी का हमारे जीवन में महत्व क्या है, पानी हमसे क्यों जुड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि पानी जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जीवन जीने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए साफ पानी बहुत ज़रूरी है। साफ पीने का पानी जो होता है वो पानी से संबंधित बीमारियों को भी रोकता है। दोस्तों, भारत में बहुत सारे लोगों की मृत्यु इस वजह से हो जाती है क्योंकि वो साफ पानी नहीं पीते हैं। और साफ पानी पीने का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है। और अगर आप साफ पानी पी रहे होते तो पानी से संबंधित बहुत सारी बीमारियां जो होती है वो कट जाती हैं, वो बीमारियां आपको नहीं लगेगी। जैसे कौन सी बीमारियां, जैसे डायरिया हो जाती है, दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियां जो होती है ये केवल किसकी वजह से होती है, ये गंदा पानी इंटेक करने, पीने की वजह से होती है। अगर आपका पीने का पानी साफ है तो आपको ये पानी संबंधी बीमारियां बिल्कुल भी नहीं होगी। तो पानी कुछ हद तक बीमारियों को क्या करता है, काटता है। तो हम कह सकते हैं कि पानी का हमसे काफ़ी गहरा संबंध है और ये हमसे हमारे स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा हुआ है। अब हमारे हेडिंग पे आया था, जो हमने हेडिंग दिया था, हेडिंग क्या दिया था, जीवन के अधिकार के रूप में पानी। तो जीवन के अधिकार के रूप में पानी कैसे, अब मैं आपको बोलूं कि आर्टिकल 21 ये बोलता है कि हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। इसका मतलब तो साफ है कि अगर कोई चीज़ जिससे उसकी मृत्यु हो रही है तो उस पर तो उसका पूरा अधिकार बनता है कि उसको उस समस्या को ख़त्म करे। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि गंदा पानी पीने से लोगों की मृत्यु हो रही है तो डेफिनेटली जीवन के अधिकार के रूप में आपको साफ पानी तो मिलना चाहिए। तो भारत में अगर मैं बात बोलूँ कि स्वच्छ पानी नहीं पीने के कारण कितने लोगों की मौत हो रही है, तो भारत में स्वच्छ पानी नहीं पीने के कारण प्रतिदिन 1600 लोगों की मृत्यु हो जाती है। दुनिया में आंकड़ा सबसे ज़्यादा शायद भारत में ही है कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो साफ़ पानी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती है।
तो अब अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? अनुच्छेद 21 बोलता है कि जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत इसीलिए पानी का अधिकार है। क्यों? क्योंकि स्वच्छ पानी नहीं पीने की वजह से आपकी मृत्यु हो रही है, आपका जीवन ही समाप्त हो रहा है। और जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत जीवन की सारी स्वतंत्रताएं आती हैं। इसका मतलब आपको जीने के लिए जो भी चीज़ आवश्यक है वो सब आर्टिकल 21 में आएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जीवन जीने के अधिकार का मतलब केवल जिंदा रहना नहीं है, जीवन जीने के अधिकार का मतलब सम्मानपूर्ण जीवन जीना है। और सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए मुझे घर भी चाहिए, सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए मुझे रोजगार भी चाहिए, सम्मानपूर्ण जीवन के लिए मुझे शांति चाहिए, सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए मुझे जल चाहिए, पानी की आवश्यकता चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, ठीक है ना, शिक्षा चाहिए। तो सारे के सारे अधिकार किस में आएंगे? आर्टिकल 21 में आएंगे। इसीलिए आर्टिकल 21 में जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत क्या रखा गया है? पानी का अधिकार रखा गया है। अब एक और चीज, क्या सब तक पानी पहुंचना चाहिए? क्योंकि जीवन जीने का अधिकार तो हर एक व्यक्ति का है ना। जीवन जीने का अधिकार इस देश में हर एक व्यक्ति के पास में, चाहे वो देश का नागरिक हो या किसी बाहर से आए हुए नागरिक को। अब ऐसा तो नहीं कि भारत के नागरिक को ही पानी की व्यवस्था होना चाहिए, विदेशों से आए नागरिकों को पानी नहीं पिला सकते क्या? क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 21 खाली भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि सभी लोगों के लिए। इसका मतलब इसकी पहुंच हर एक व्यक्ति तक होनी चाहिए। जब पानी की या किसी भी जन सुविधा की पहुंच हर एक व्यक्ति तक बराबर और पर्याप्त मात्रा में हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग सार्वभौमिक पहुंच। मतलब हर एक व्यक्ति तक, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो देशी हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति तक पानी या किसी और जन सुविधा की पहुंच जो है वही क्या कहलाती है? सार्वभौमिक पहुंच। आइए इसको, इस वर्ड को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि सार्वभौमिक पहुंच का मतलब क्या है। यह हर गरीब और अमीर व्यक्ति का अधिकार है। क्या अधिकार है? सार्वभौमिक पहुंच का मतलब ही क्या हुआ कि यह जीवन जीने का अधिकार हर व्यक्ति का अधिकार है और कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी मिले। तो पानी का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। और सार्वभौमिक पहुंच का मतलब होता है हर एक व्यक्ति तक पानी की पहुंच होना चाहिए, वो भी कम से कम कीमत पर, सस्ती से सस्ती दरों पर। ऐसा नहीं कि पानी तो सबको उपलब्ध हो जाएगा लेकिन आपको 100 रुपये पर लीटर देना पड़ेगा, तो फिर वो मतलब नहीं रहा उसका। सार्वजनिक पहुंच का मतलब है कम से कम रुपए में, और हो सके तो निःशुल्क व्यवस्था। कई सारे एनजीओज इस पर काम भी करते हैं जो निःशुल्क पानी की व्यवस्था कराते हैं लोगों के लिए। तो ये समझ में आ गया आपको। अब ये तो हमारे भारत की बात हो गई है। कहीं ना कहीं इसको लेकर के विदेशों में भी काफ़ी बातें हुई है, यानी संयुक्त राष्ट्र ने भी पानी को लेकर के बहुत कुछ कहा है। पहले हम लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात सुन लेते हैं, फिर हम लोग संयुक्त राष्ट्र की बात भी सुनेंगे कि उसने क्या बोला, यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला। जीवन के अधिकार के रूप में पानी में हम लोग बात कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस ऐसे गए हैं जिसमें साफ पानी को लेकर के, जीवन को लेकर के बार बार केस आए। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी बार बार यही कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार ही मौलिक अधिकार है। पहले सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही थी कि जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत पानी का अधिकार आपको मिलता है, लेकिन पानी तो मिल रहा था, लेकिन पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया थे, पानी सही साफ नहीं मिल रहा था, बहुत सारे लोगों को डायरिया, हैजा, पेचिस ऐसी बीमारियां हो रही थी। ऐसे में याचिका फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, और ये बोला गया कि हमें पानी में भी साफ पानी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हम लोग साफ पानी नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बोला कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है। तो आपको साफ सुथरा पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की होगी और सरकार को चाहिए कि आपको साफ पानी दे। अब इसी में 2007 में हम लोग एक आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट का एक फैसला देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, ये जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होती है, ये कुछ हद तक लोगों को, कुछ हद तक क्या, बहुत ज़्यादा हद तक बोल सकता हूँ मैं तो, कि बहुत ज़्यादा हद तक लोगों को अधिकार मुहैया कराने में काफ़ी अहम भूमिका निभाती हैं। तो ये जो केस 2007 में आया था, एक रियल स्टोरी है। और एक केस आया था महबूब नगर का। महबूब नगर का क्या हुआ था कि एक कपड़ा कंपनी थी जो कि एक गांव की जल धारा में विषैले रसायन छोड़ रही थी। मतलब एक कपड़ा कंपनी थी, कपड़ा बनाने के बाद आपको पता है कपड़े में रंगाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कलर वगैरह, केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो केमिकल जो है वो जब कंपनी छोड़ रही थी तो वो गांव के लोग जिस पानी का इस्तेमाल कर रहे थे उस धारा में, उस नदी में, या नाला, जो भी क्षमा करें, नाला नहीं, नदी या पानी की कोई भी धारा या नहर वगैरह होगी तो उसमें छोड़ रही थी। ऐसे में क्या हो रहा था, गाँव के लोगों को जो पीने का पानी था वो विषैला हो रहा था। पीने तो पीने, वो दूसरे काम में भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे उसको। क्यों? क्योंकि वो केमिकल से जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में विषैले रसायन छोड़ रही थी वो कंपनी। तो वो केस, किसानों ने वो केस जो है वो गांव वालों ने कोर्ट में केस कर दिया कि भाई हमारे आर्टिकल 21 का क्या होगा, हमारा पीने का पानी कहाँ से ला, ये तो जहर घोल रहे हैं, हम जहर तो पी नहीं सकते। अब सीधी सी बात है, आप बोलोगे कि भाई आर्टिकल 21 में आत्महत्या करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब तो साफ है कि आप ऐसा पानी नहीं पी सकते जिससे आपकी मृत्यु हो जाए।
आपको जीवन जीने का अधिकार दिया गया, इसका मतलब साफ पानी का अधिकार तो है। तो महबूब नगर केस में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या बोला कि महबूब नगर के जो कलेक्टर साहब है उसकी ड्यूटी है कि अगर इस कंपनी का निदान नहीं किया गया या तो इस कंपनी को बैन कर दो, या फिर आपका भी अभी जब तक ये कंपनी चल रही है या आप जब तक इस कंपनी के खिलाफ आप कुछ एक्शन नहीं लेते तब तक आपको हर दिन नगर जिला कलेक्टर को बोला कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन 25 लीटर पानी उपलब्ध कराए, वो भी बिल्कुल साफ। तो 25 लीटर पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आपकी है, और अगर ये नहीं कराया गया तो अब ये कोर्ट का आदेश है, कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते। कोर्ट ने आदेश दिया तो काम करना पड़ेगा। तो देखो इस पूरे इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें समझ में आ रहा है कि जब लोगों के अधिकार छीने जाते हैं या लोगों के अधिकार के साथ कोई ना कोई उल्लंघन हो रहा होता है तो हमारे साथ खड़े होने के लिए दो चीज़ें, हमारे दो संस्था है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत कुछ कर सकती जो कि इस केस में हुआ था। तो साफ पानी पीने का अधिकार हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और जीवन जीने के अधिकार के रूप में पानी में ये केस इसको पूरी तरह से जस्टिफाई भी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको 25 लीटर पानी तो देना पड़ेगा। अब मैं आता हूं अपने मुद्दे पर कि भाई मैंने बोला कि भाई जब भारत में कहा गया कि सार्वभौमिक पहुंच होना चाहिए, अमीर गरीब सब व्यक्तियों को पानी सस्ती दरों पर मुहैया होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसका अधिकार है। तो खाली ये हमारी सरकार या हमारे यहाँ नहीं बोला जा रहा है, ये पूरी दुनिया में यही बात चल रही थी। सन 2002 में संयुक्त राष्ट्र ने कुछ शब्द कहे थे। संयुक्त राष्ट्र ने पानी को लेकर के बड़े अच्छे शब्द कहे थे। उन्होंने बोला था कि पानी जल का अधिकार है, यानी जल एक अधिकार के रूप में है। तो जल अधिकार का मतलब क्या है? ये वाटर राइट्स को बताना चाहे कि जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत व घरेलू इस्तेमाल के लिए, हर व्यक्ति का पर्सनल यूज़ भी होता है पानी में, वो पानी पीता भी है, कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है और घरेलू चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत व घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त और सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। तो ये यूनाइटेड नेशन क्या बोल रहा है? यूनाइटेड नेशन बोल रहा है कि एक तो क्या है कि हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत और घरेलू जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त पानी मिलना चाहिए। दूसरा, उसको कम से कम दर पर मिलना चाहिए। तीसरा, ऐसा स्वीकार्य पानी मतलब साफ पानी मिलना चाहिए जिसको आप यूज़ कर सके। ऐसा नहीं कि आपने खारा पानी भेज दिया कि लो कितना पानी चाहिए, लो समुद्र से आके भेज दिया, तो वो यूज़फुल नहीं है। तो स्वीकार्य, और दूसरा भौतिक रूप से पहुँच तक, मतलब आपके बिल्कुल आसपास, या तो आपके घर में नल के माध्यम से घर पे ले आए। अब आप बोल रहे हो कि 2 किलोमीटर दूर आपके लिए पानी की व्यवस्था कर दी, एक तालाब खोद दिया, जाइए और पानी का फुल मजा कीजिए, तो क्या ये सही रहेगा? फिर वो लोग जो है 2 किलोमीटर जाके पानी लाएंगे, तो इसको व्यवस्था नहीं कहते हैं। तो जो है यूनाइटेड नेशन बोल रहा है कि भौतिक रूप से पहुंच के भीतर, मतलब जिसमें आप आसानी से जाके पानी ले आ सको, या तो घर के आसपास होना चाहिए, तो और सस्ती दरों पर पानी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भी यूनाइटेड नेशन क्या बोल रही है? पानी की ज़्यादा कीमतें नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोगों तक पहुँचता है। ऐसे में हर व्यक्ति पानी के लिए पे नहीं कर सकता, और पानी का राइट सब लोगों के लिए इक्वल होता है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। अब जन सुविधा हमने अभी पढ़ा। अब पहले मैं आपको बता दूं जन सुविधा होती क्या है। जन सुविधा वो सुविधा होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, यानी जो रोजमर्रा आवश्यकता की पूर्ति करे। जन सुविधा वो सुविधा है जो रोजमर्रा आवश्यकता की पूर्ति करे, मतलब जो बहुत जरूरी है, जो किसी इंसान के लिए बहुत ही अति आवश्यक होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जन सुविधा बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था जो इंसान के लिए अति आवश्यक होती है। अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी तक जो बात करी, अभी तक मैं आपको जितनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ उसमें मैंने एक ही जन सुविधा के बारे में बार बार बात की है, पानी 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 पानी। हम लोग पानी की बात कर रहे हैं। क्या पानी के अलावा और भी कोई जन सुविधा होती है? तो हम लोग यहाँ वही चर्चा करने वाले हैं कि पानी के अलावा और भी बहुत कुछ होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, पानी के अलावा अन्य वो सुविधा जो हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। पानी तो है ही, जल ही जीवन है, अगर ये शब्द लिखा गया है तो इसके बहुत मायने हैं। तो पानी के अलावा और क्या है? पानी के अलावा जो हमारे अब जन सुविधा होना चाहिए, हमारी स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर नौकरी कर रहे हैं, आप अगर डेली मजदूरी पर जा रहे हैं, कुछ कमाई कर रहे हैं, क्योंकि डेली हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, परिवार को चलाने के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा। लेकिन घर का मुखिया जो काम करता है, अगर वही बीमार हो जाए तो
फिर कैसे घर, तो एक व्यक्ति के बीमार होने पर बहुत सारे लोगों के अधिकार एकदम से छीन गए, बहुत सारे लोग डिपेंडेंट लोग जो है उनका क्या होगा। ऐसे में हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार तो होना चाहिए, तो हर व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा तो होना चाहिए, मतलब हॉस्पिटल तो मिलना ही मिलना चाहिए ना। तो अस्पतालों की सुविधा हर जगह होना चाहिए। इसका मतलब स्वस्थ रहने का अधिकार हमारा जन सुविधा है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला भी है कि राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 में ही है। जीवन जीने के लिए हम लोग बीमार रह के तो नहीं जी सकते, हमें स्वस्थ रहकर जीवन जीने का अधिकार है। ऐसे में आपको हॉस्पिटल की सुविधा मिलनी चाहिए। तो हमें स्वस्थ रहने का अधिकार है, तो ये जन सुविधा कहाँ से हमको मिलती है, तो ये अस्पताल से मिलती है। तो अस्पताल बहुत ज़रूरी हो गए, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी स्वच्छता हमारी एक अहम जो है वो भी जन सुविधा है। अब आप स्वच्छता से क्या समझ रहे हो? स्वच्छता से या तो आप साफ सफाई, कचरा नहीं करने समझ सकते, या आप गंदगी से समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे। स्वच्छता से मतलब मेरा शौचालय से है। तो खुले में शौच करने की जो परंपरा भारत में पुराने समय से चली आ रही थी, उस परंपरा को ख़त्म करने के लिए सरकार ने भारत में शौचालय स्कीम भी चलाई थी, निर्मल भारत अभियान भी चलाया था। अब हर व्यक्ति को ये बोला गया कि वो शौचालय का इस्तेमाल करे, ताकि क्या है कि जो है स्वच्छता बनी रहे, और ऐसे में बहुत सारी बीमारियां को जो हम लोग शिकार हो रहे थे उससे हम लोग बच जाएंगे। तो शौचालय की व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है, सैनिटेशन इसको बोला जाता है। तो आपको पता भी है कि भारत में सरकारों ने बहुत सारे शौचालय बनवाए हैं, तो बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है। स्वच्छ भारत अभियान और निर्मल भारत अभियान, यहाँ पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है बिजली की। बिजली का उपयोग भी बहुत अच्छी, बिजली भी एक महत्वपूर्ण जन सुविधा है। क्यों? क्योंकि बिजली का उपयोग हम लोग कई सारे सेक्टर में करते हैं। कैसे करते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि बिजली अगर नहीं होगी तो किसान अपने फसल को पानी कैसे पिलाएगा? क्योंकि किसान अपने फसल को पानी कुएं से पानी निकाल के पिलाता है। अब वो हाथ से तो नहीं निकालेगा, अब वो पानी पिलाने के लिए क्या करेगा? वो पंप सेट चलाएगा, मशीन जो मोटर आती है, इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर चला के पानी जो है वो बाहर निकाल लेगा और सिंचाई के लिए उसकी जो है वो सुविधा ले लेगा। तो कहीं ना कहीं बिजली का उपयोग किसानों के लिए बहुत है। उसके अलावा और कहाँ है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज, जितने भी उद्योग धंधे चल रहे हैं, क्या ये बिजली के बिना चल सकते हैं? तो इनको तो पावर चाहिए। तो जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं उनके लिए बिजली बहुत ज़रूरी है। अब लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो हमने बात की है तो कमर्शियल होगी, चलो उद्योग की बात छोड़ो, लेकिन लोगों के लिए भी तो बहुत ज़रूरी है। लोगों की रोज़मर्रा जीवन में ऐसे कई सारे उपकरण हैं जिसके लिए बिजली बहुत ज़रूरी है, और लाइट हर एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। तो बिजली भी हर व्यक्ति का, इलेक्ट्रिसिटी हर व्यक्ति का अधिकार है, इसलिए हर व्यक्ति को लगभग हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। अभी भी कुछ गांव ऐसे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचे, लेकिन सरकार उस पर काम कर रही है। हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग इस पर बात करेंगे। तो बिजली जो है ये सबका अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। छोटे मोटे वर्कशॉप में काम आती है। बच्चों की जब एग्ज़ाम आती है तो वो रात में भी पढ़ाई करते हैं, तो ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए उनको बिजली की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप तक मेरी बात पहुँच पा रही है, तो अगर लाइट नहीं होती तो मैं आप तक ये सारे वीडियो बना के कैसे भेजता? तो आप सोच सकते हो कि बिजली का कितना इंपॉर्टेंस है। तो बिजली एक महत्वपूर्ण जल सुविधा है। अब बात करते हैं सार्वजनिक परिवहन की। सार्वजनिक परिवहन का मतलब होता है जैसे ट्रेन हो गया, जैसे मेट्रो ट्रेन हो गया, जैसे सिटी बस, जो अगर आप शहरों में निवास करते हो तो आपको पता होगा रेड बस चलती है कहीं पर, तो सिटी बस ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हर व्यक्ति के पास अपना पर्सनल व्हीकल तो नहीं होता है। हर व्यक्ति अगर पर्सनल गाड़ी खरीदना शुरू करेगा तो कितना खर्चा उसको हो जाएगा, और वैसे भी बहुत महंगा पड़ जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी सस्ता पड़ता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बिल्कुल नॉमिनल फीस ली जाती है। अब ये अगर सरकारी सार्वजनिक परिवहन संसाधन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निजी परिवहन है तो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है। लेकिन फिर भी आपको ये सुविधा के रूप में दिया जाता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऑटो है, बस है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास में। तो ये सब परिवहन भी क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण एक जन सुविधा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो फर्स्ट को एकदम सारी गाड़ियां बंद हो जाए तो फिर कैसे काम करोगे आप? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए तो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका है शिक्षा, स्कूल और विद्यालय भी आपकी बहुत अच्छी जन सुविधा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। अब आप शिक्षा कहाँ ग्रहण करोगे? बिना स्कूल जाए शिक्षा तो ग्रहण नहीं कर सकते। तो स्कूल, विद्यालय हर एक गांव तक होना बहुत ज़रूरी है, और सरकार ने काम भी किया है। वहीं स्कूल के साथ साथ कॉलेज भी, खाली स्कूलिंग करना ही ज़रूरी नहीं है, कॉलेज के साथ कॉलेज में भी जाना, महाविद्यालय में जाकर के डिग्री वगैरह करना, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो पढ़ने के अधिकार के रूप में हमें स्कूल और कॉलेजेस भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी जन सुविधा है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है इसमें? हमने स्वच्छता, स्वास्थ्य, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, स्कूल, कॉलेज, ये सभी जन सुविधा के बारे में पढ़ा। तो कुल मिला के ये सारी क्या है? ये सारी की सारी जन सुविधाएं। तो जन सुविधा का मतलब उस सुविधा से है जो किसी इंसान के जीवन के लिए, उपयोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक चीज़ें होती, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम लोग बोलते हैं जन सुविधा। अब समझते हैं कि जन सुविधा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है।
तो या इनकी विशेषता क्या है? तो जन सुविधाओं की विशेषता क्या होती है या महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता है कि अगर आपने किसी जन सुविधा के लिए, मान लो फॉर एग्जांपल स्कूल की बात कर लूँ मैं, शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए, लोगों को शिक्षा पहुंचाने के लिए, एक बार अगर किसी गांव में विद्यालय बन गया तो क्या वो एक ही बार एक ही बैच पढ़ाएगा? तो वो ऐसा नहीं हो सकता। एक बार अगर आपने उसको स्कूल बना दिया तो हमेशा बहुत सारे बच्चों को शिक्षा देने के प्रयास करेगा। तो जन सुविधा के बारे में एक बड़ी खास चीज़ है कि एक बार कंस्ट्रक्शन करना है, एक बार खर्च करना है, उसके बाद ये बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचा सकती है। तो एक बार निर्माण हो जाने के बाद बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गाँव में एक स्कूल खोलना, वो एग्जाम्पल है। जैसे गाँव में एक स्कूल का निर्माण जो है कई बच्चों को शिक्षा दे सकता है। या एक बार बिजली की आपूर्ति करना शुरू कर दिया आपने, बिजली के लिए अगर मान लो कोई प्लांट डाल दिया तो हमेशा उससे बिजली उत्पन्न होती रहेगी। कोई नदी या कोई बांध बना करके आपने एक बार खर्चा किया और उससे बिजली प्रोड्यूस करना शुरू की तो एक बार आने के बाद वो सबको मिलती रहेगी। तो कुल मिलाकर के जन सुविधा है वो चीज़ है जो एक बार बनने के बाद बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाती है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई बड़ा सा हॉस्पिटल बना दिया तो ऐसा तो नहीं कि वो 1-2 साल चलेगा, बनाने के बाद वो सालों साल चलता है और सालों साल लोगों को ये क्या करता है, लाभ देने का प्रयास करता है। तो यही चीज़ थी कि जन सुविधा के बारे में क्या खास चीज़ है। जैसे बिजली आ गई तो बिजली का उपयोग हम लोग उपयोग भी लिख सकते हैं। जैसे बिजली आ गई तो कहाँ कहाँ उपयोग है? यहाँ पर किसानों को लिए उपयोग है क्योंकि सिंचाई के लिए उनको पंप सेट चलाने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसी दुकानें हैं, ऐसी इलेक्ट्रिशियन की दुकानें हैं जो छोटे मोटे वर्कशॉप चलाते हैं, उनके लिए भी काम आ जाती है, तो वहाँ पर भी काम चलता है ना। उसके अलावा विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए भी बिजली की आवश्यकता होती है। तो एक बार एक जन सुविधा बसा ली ना तो वो बहुत सारे लोगों को, अलग अलग सेक्टर के लोगों को भी फायदा पहुंचा सकती है। तो यही है जन सुविधा की विशेषता। अब हम लोग समझते हैं जन सुविधा के से संबंधित सरकार की भूमिका। अभी हमने ये क्या समझा? अभी तक हमने ये समझा कि भाई जन सुविधा होती हैं, जन सुविधा जैसे पानी है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और ना कॉलेज स्कूल सब कुछ है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये कहीं ना कहीं जन सुविधाएं हैं। लेकिन जन सुविधाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मतलब सबको मिलना चाहिए। ये इतनी आवश्यक है कि हर व्यक्ति तक मुहैया होना चाहिए। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन ऐसा व्यक्ति है या कौन ऐसी संस्था है जो हर व्यक्ति तक ये जन सुविधा पहुंचाएगी? तो हमारा ध्यान एक ही ओर जाता है, हमारा ध्यान जाता है हमारी सरकार के ऊपर, क्योंकि हर 5 साल में हम लोग सरकार को यही इसलिए वोट देते हैं और सरकार भी हाथ जोड़ के हमसे यही वादे करती हैं कि हम लोग बिजली देंगे, हम पानी देंगे, हम ये स्कूल शिक्षा देंगे, हम आपको मकान बना के देंगे, हम आपके लिए हॉस्पिटल खुलवाएंगे। ये जितने भी वादे होते हैं ना, जितने भी पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ वादे करती हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ज़्यादातर जन सुविधाओं से लेके बात करते हैं। इसका मतलब जन सुविधा इतनी महत्वपूर्ण है कि उसकी जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? आप किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। आप किसी न किसी को मतलब क्या, किसको? यानी वो सरकार को लेनी पड़ेगी। अब इसमें बार बार मैं सरकार का नाम क्यों ले रहा हूँ, इसको भी हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि क्यों सरकार की भूमिका हो सकती है जन सुविधाओं के बारे में, या जन सुविधा को उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका ही क्यों होती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमने अभी तक जन सुविधा के बारे में देखा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने क्या समझा कि जन सुविधा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका मतलब इन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी चाहिए। तो जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार हमारी सरकार है, इसको तो लेनी पड़ेगी। अब सरकार को क्यों है, आइए समझते हैं कि जन सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी केवल सरकार को ही क्यों उठानी पड़ती? क्या कोई निजी कंपनी नहीं उठा सकती? तो डेफिनेटली उठा सकती है, निजी कंपनी भी उठा सकती है। लेकिन निजी कंपनी क्या कम से कम पैसों में आपको पानी देगी? निजी कंपनी क्या सस्ते दरों में आपको एलपीजी सिलेंडर देगी? या कोई निजी कंपनी सस्ती दरों में आपको क्या बिजली दे सकती है, स्कूल की शिक्षा दे सकती है, हॉस्पिटल की व्यवस्था दे सकती है? आज भी भारत के एम्स जितने भी अस्पताल है, अगर आप भोपाल के निवासी आपको पता होगा, एम्स में 10 रुपये की पर्ची कटती है, आप चले जाओ और आप इलाज करा के ले आओ। वहीं यही जो चीज़ है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओगे तो वहाँ पर क्या है, 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ तो एंट्री फीस ही रहती है, बस खाली डॉक्टर देखते हैं उसकी फीस लग जाती है। तो कितना डिफरेंस है। यहाँ निजी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सर्विस वहाँ भी मिलती है, सर्विस यहाँ भी मिलती है। बस निजी क्षेत्र अगर जन सुविधा देंगे तो उसके एवज में आपसे बहुत ज़्यादा पैसा मांगा जाता है। इसी वजह से हर व्यक्ति के लिए वो मुहैया, हर व्यक्ति के लिए उस जन सुविधा का लाभ लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सरकार के पैरेलल दूसरी कंपनियां काम भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार पानी उपलब्ध करा रही तो दूसरी कंपनियां निजी काम नहीं कर रही, काम तो कर रही है। लेकिन जन सुविधा का मतलब होता है हर एक व्यक्ति तक पहुंच। तो सरकार को क्यों जिम्मेदारी उठानी चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। निजी कंपनियां जो है, अगर मान लो निजी कंपनियां जन सुविधा देने की कोशिश करेगी तो निजी कंपनियां बाजार में आती किस वजह से है? निजी कंपनियां बाजार में केवल मुनाफे के लिए चलती हैं। अगर उनको मुनाफा नहीं मिलेगा तो निजी कंपनियां बंद हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर का यही तो काम है। तो प्राइवेट कंपनीज यही काम करेगी कि वो हमेशा बाजार में अपना
बिजनेस बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने का काम करती हैं। और ज़्यादातर जो जन सुविधाएं हैं वो ऐसी है जिसमें बहुत कम मुनाफा मिलता है। जैसे मान लो नालियों की सफाई करना है। अब आप नालियों की सफाई कर रहे हो कि प्राइवेट कंपनी ने ठेका ले लिया कि हम लोग नालियों की सफाई करेंगे, और हर घर से आप पैसा मांगोगे तो कोई आपको पैसा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं देंगे, क्योंकि उनसे वो बोलेंगे हम क्यों ये दे पैसा, क्योंकि सालों से नहीं दे रहे। और अब अचानक से कोई प्राइवेट कंपनी नाली साफ करके आपसे पैसा मांगेगी तो आप देना बंद कर दोगे। तो कुल मिलाकर के ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश बिल्कुल कम के न के बराबर होती है। जैसे नालियों की साफ सफाई या मलेरिया रोधी अभियान करना, घर घर जाकर के आपको दवाई छिड़काव करना ताकि मच्छर मर जाए। ऐसे में हर व्यक्ति आपको पेमेंट तो नहीं करे, वो बोलेगा मत छिड़काव करो भैया हमको दवाई का, हम तो हमारा जो है जो हम लोग कुछ व्यवस्था कर लेंगे। तो ऐसे में कैसे जो है प्राइवेट कंपनीज काम कर पाएगी। अतः कोई भी प्राइवेट कंपनीज ऐसे काम में क्यों दिलचस्पी दिखाएगी जबकि उसके पास कोई मुनाफे की गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए मेरा जो इससे पहले वाला जो स्टेटमेंट था, क्या स्टेटमेंट था, मतलब जो हमारा जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि जन सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी केवल सरकार को क्यों उठानी चाहिए, उसका उत्तर हमको मिल गया होगा। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर उनको घाटा हो सकता है और वो ऐसे घाटे के सौदे में बिल्कुल भी हाथ नहीं डालेगी। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं कि निजी जो कंपनियां हैं वो जन सुविधाओं में बिल्कुल भी हाथ नहीं डालते। कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो निजी कंपनियां मुहैया कराती है, क्योंकि उनको पता है कि बड़े देश में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग प्राइवेट सुविधा प्रोवाइड कराएंगे, क्वालिटी देंगे कहीं ना कहीं, तो बहुत सारे ऐसे संपन्न तबके हैं जो हमारी सुविधा का उपयोग भी करेंगे। बहुत सारे लोग केवल सील बंद बोतल का ही पानी पीते, आपने अक्सर देखा होगा, वो बिस्लेरी का पानी पीते, दूसरा पानी पीते ही नहीं है, उनको हमेशा एक्वागार्ड का ही पानी चाहिए। तो वो लोग संपन्न जो घर के लोग जो होते हैं, जो संपन्न मतलब घर के लोग से मतलब है संपन्न तबके के लोग जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छे साउंड करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि निजी कंपनी कुछ हद तक जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए, जन सुविधा के लिए, तो जैसे बड़े बड़े स्कूल जो होते हैं, बहुत बड़े महंगे स्कूल होते हैं, वहाँ पर क्या है, स्कूल और हॉस्पिटल जो बड़े बड़े होते हैं जैसी सुविधा निजी कंपनियों की दिलचस्पी। क्यों? क्योंकि यहाँ से उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्विस के नाम पर संपन्न तबके के लोग जितने आप कीमत मांगते हैं वो दे सकते हैं, गरीब यहाँ पर नहीं दे पाएगा। कुछ मामलों में निजी कंपनियां जन सुविधा तो मुहैया कराती है, लेकिन कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही इसका खर्च उठा पाते हैं। इसलिए कुछ ही लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाते हैं, कुछ ही लोग जो है अच्छे स्कूल्स में, बहुत अच्छे स्कूल्स में कुछ ही लोग अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा होती है। अतः यह सुविधा सस्ती दरों पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें तो आप प्राइवेट कंपनी को दे ही नहीं सकते। ठीक है, स्कूल आप दे सकते हैं क्योंकि सरकारी भी चल रहे हैं तो प्राइवेट भी चल सकते हैं, हॉस्पिटल दे सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी चल रहे हैं तो प्राइवेट भी चल रहे हैं, लेकिन पानी की जैसी व्यवस्था नहीं दे सकते आप। क्यों? क्योंकि वो हर घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पानी के लिए भी पे करना पड़ जाएगा तो लोगों की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो और ज़्यादा गिर जाएगी। लेकिन हाँ, इसमें ऐसा नहीं कि पानी की सुविधा में प्राइवेट कंपनीज नहीं है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज क्या करी, टैंकर चलवा रही है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं जो टैंकर का पैसा अफोर्ड कर सकते हैं वो टैंकर भी बुला रहे हैं। अभी हमने चैप्टर में देखा ना सुब्रमण्यम वाले इलाके में क्या हो रहा है, वो लोग हर महीने 500 से 600 रुपये टैंकर पे ही खर्च करते हैं। तो वो टैंकर बुलवाते हैं और टैंकर से पानी भर लेते हैं। तो कुछ लोगों के लिए सही लगता है और कुछ लोग तो जैसे वो जो हमने देखा था ना कि भाई एक एरिया में मेलापुर में एक जो है कि वो शिव नाम का एक लड़का जो है वो किराएदार है, किराए पे रह रहा है। सॉरी, मणिपाक्कम की बात कर रहे थे हम लोग। मणिपाक्कम में किराए से रह रहा था, किराए में वो क्या कर रहा है, पानी की बोतल खरीद के पीता था। तो एक प्राइवेट कंपनी आपको पानी प्रोवाइड तो कराती है, लेकिन कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि हर एक व्यक्ति उसको खरीद नहीं सकता, चंद लोगों तक ही इसकी पहुंच सुनिश्चित होती है। तो अतः ये सुविधाएं सस्ती दरों पर नहीं मिलने की वजह से हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होती है। तो कहा तो जा सकता है कि कुल मिलाकर के हम इस पॉइंट पर आ गए हैं कि जो जन सुविधा को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जो है वो किसको होनी चाहिए, वो सरकार के पास होनी चाहिए। लेकिन सरकार अच्छे से काम नहीं करे तो अलग बात है, लेकिन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई संवैधानिक प्रावधान क्यों, सरकार की भूमिका क्यों सरकार को हमारे लिए जन सुविधा मुहैया करानी पड़ रही है। सरकार को ऐसा हमने किया क्या है जो सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर देती है, इतना ऐसा सरकार के लिए किसी ने बोला है क्या? तो दोस्तों, संविधान इस बात के लिए जो है आश्वासन देता है। संविधान सरकार को ये काम करने के लिए कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि संविधान में
मूलभूत सुविधाओं के बारे में अलग अलग प्रावधान है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मूलभूत सुविधा मतलब क्या। मूलभूत सुविधा मतलब वो जो रोजमर्रा जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे मूलभूत सुविधा मतलब क्या, जन सुविधा, और जन सुविधा जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा में नहीं है, आज के ज़माने में हर व्यक्ति के घर घर तक पानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जॉब पे जा रहे हो, आपने छुट्टी ले ली कि आज तो मुझे पानी लाना है, 2 किलोमीटर दूर जाकर के आप साइकिल पे पानी लेकर के आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि आज मॉडर्न एरा है, भारत ग्रोविंग है, हमारा देश तरक्की कर रहा है। ऐसे में हम लोग छोटी मोटी जन सुविधा के लिए अपना टाइम इतना वेस्ट नहीं कर सकते। हमें सरकार से चाहिए कि घर तक सुविधा उपलब्ध कराए। तो आधुनिक समाज के लिए सुविधाओं का इंतजाम बहुत ज़रूरी है। और संविधान में क्या बोला गया, संविधान में आर्टिकल 21 बोलता है जीवन जीने का अधिकार। तो जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत यह अधिकार भी आता है। क्या अधिकार आता है कि हमें मूलभूत सुविधाएं लेने का पूरा पूरा अधिकार है, और हमें जिसमें स्वास्थ्य सुविधा हो, शिक्षा हो, पानी हो, ये सब इसमें जोड़ा गया है। अतः जन सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संविधान इस बात को आश्वासन दे रहा है कि हर व्यक्ति को सरकार का ड्यूटी है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एडुकेट एंड मतलब पर्याप्त और इतना दे कि उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। हर एक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत ज़रूरत है, रोजमर्रा ज़रूरत है, उसके हिसाब से उसको सुविधा मिलनी चाहिए। ये संविधान बात करता है। अब संविधान में कुछ आर्टिकल्स में बहुत अच्छी चीज़ लिखी गई। जैसे आर्टिकल 21A की बात करें तो राइट टू एजुकेशन की बात करता है, शिक्षा के अधिकार की बात करता है कि सरकार का काम है कि हर बच्चे को शिक्षा देना जरूरी है। तो क्या देना जरूरी है? सरकार ने ये बहुत बाद में जोड़ा, हालांकि मैं आपको बता दूं कब जोड़ा गया था। ये 86 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में। 86 संविधान में संशोधन किया गया था 86 नंबर का। और इसी 86 नंबर के संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। तो 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। और एक आर्टिकल जोड़ दिया हमारे संविधान में जिसका नाम है अनुच्छेद आर्टिकल 21A नाम का आर्टिकल है। इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया कि प्रत्येक वो बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से 14 साल तक है, उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है। और इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट, ये राज्य का कर्तव्य है, मतलब सरकार का कर्तव्य है कि वह बच्चे को ये सुविधा उपलब्ध कराए। तो जरा पढ़ लेते इसको, ये क्या है। भारतीय संविधान 6 साल से 14 साल वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी तबके के हो, किसी भी जाति के हो, सबको बराबर मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी शिक्षा का अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाल के इस तथ्य सामने आया है कि आज भी भारत में शिक्षा को लेकर काफ़ी असमानता है। अलग अलग राज्यों में असमानता है जाति को लेकर के। हो सकता है उनका निष्कर्ष सही निकला हो। तो कुल मिला के आर्टिकल 21A इस बात का आश्वासन देता है, संविधान इस बात का आश्वासन देता है कि सरकार की भूमिका है कि वो लोगों को शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराए। जो बच्चे 6 साल से 14 साल की उम्र के हैं उनको तो मिलना ही चाहिए। उनसे आप मजदूरी नहीं करवा सकते, वो बाल मजदूर में आते हैं। ठीक है। उसके अलावा और क्या, सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में भी बहुत अच्छा काम करती है। सरकार की ड्यूटी DPSP में भी लिखा गया है। और आर्टिकल 21 भी बात करता है स्वस्थ रहने का अधिकार, बीमारियों से मुक्त रहने का अधिकार। तो जैसे भारत में एक बहुत बड़ी बीमारी चलती थी, अब आजकल वो बीमारी खत्म हो चुकी है। मेरे ख्याल से सरकार ने उसको 17 में, या जब भी एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता है कि 2017 में हुआ था या 11 से हुआ था। तो भारत में अभी पोलियो का एक भी केसेस नहीं है फिलहाल में। तो इंडिया जो है वो पोलियो फ्री हो चुका है। सरकार ने पल्स पोलियो अभियान चलाया था, घर घर जाकर के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलवाए थे। और पोलियो से संबंधित जो बीमारियां बच्चों में अक्सर देखी जा रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। तो ये हुआ कैसे? सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं थी। तो स्वास्थ्य के अधिकार के अंतर्गत सरकार ने हमें इस चीज़ को भी प्रोवाइड कराया। तो सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था कराने में अहम भूमिका निभाती है। और पूरे देश के सभी बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए सरकार ने पोलियो ड्रॉप्स पिलवाए थे। पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तहत की योजना के अंतर्गत शामिल है। अच्छा, अगर मैं आपको वैक्सीन की बात कर दूं, कोरोना की जो वैक्सीन लगाई गई थी, वैक्सीन के आपसे क्या 1 रुपये भी लिया गया?
मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने प्राइवेट से लगवाया उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिसको सरकार ने लगाया, सरकार से उनको 1 रुपया भी नहीं लिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 2 डोज लगाएगी और तीसरे डोज का भी आपके पास नोटिफिकेशन बाद में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन जो सरकार ने प्रोग्राम चलाया था वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया था, जबकि वो वैक्सीन काफ़ी महंगी आ रही थी। तो सरकार हमारे देश को स्वस्थ रखने के लिए ये काम करती, योजना चलाती और हमारे ऊपर खर्च करती है। तो ये स्वास्थ्य की जन सुविधा भी सरकार ने प्रोवाइड की है, जिसको इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। फोटो में भी दिखाया गया है कि कैसे एक महिला जो है, महिला आशा कार्यकर्ता हैं जो बच्चों को पल्स पोलियो की ड्रॉप्स पिला रही हैं। तो सरकार योजनाओं के माध्यम से हमें जन सुविधा प्रदान करने का प्रयास करती है। अब बात करते हैं सरकार की भूमिका, तो हमने समझ लिया, सब कुछ समझ लिया कि भाई हमारे पास जन सुविधा होती है, अलग अलग प्रकार की जन सुविधा होती है। हमने बीच में ये भी समझा कि भाई पानी का अधिकार हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, ये भी हमने क्लियरली समझ लिया, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत वो साफ पानी पीने का अधिकार है। और संयुक्त राष्ट्र ने भी 2002 में पानी के अधिकार को लेकर काफ़ी अच्छा एक घोषणा जारी किया था। उसके बाद हमने समझा कि ये जन सुविधा है, इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसके पास होनी चाहिए। तो हमने इसको भी जस्टिफाई कर दिया कि सरकार के पास ये होनी चाहिए, क्योंकि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए काम करती हैं। अब बात यहाँ आती है कि सरकार जब हमें इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है, सरकार ने कोरोना की वैक्सीन हम लोगों को लगवाई, सारे पैसे सरकार ने खुद अपने जेब से दिए, जेब से दिए का मतलब खुद वहन किए। इसके अलावा पल्स पोलियो अभियान में भी सरकार ने खूब सारा पैसा इस्तेमाल यूज़ किया। सरकार लोगों को बिजली, पानी सब कुछ तो दे रही है। तो जब सरकार सब कुछ आपको सस्ती दरों पर दे रही है, तो सरकार को पैसे कहाँ से आ रहे हैं? सरकार को इस चीज़ को खर्च करने के लिए कहीं से तो पैसे आना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास अगर पैसे नहीं होंगे तो सरकार खर्च कैसे करेगी? सरकार तो घाटे में चल सकती है ना। लेकिन सरकार को ये पैसा कहाँ से आता है, इसकी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जन सुविधाओं के लिए सबसे मेन चीज़ होती है खर्च तो करना पड़ता है। तो धन का सोर्स क्या है? सरकार को पैसा कहाँ से आता है? सरकार को पैसा आता है, हर साल सरकार जो है बजट लेकर के आती है। हर साल फरवरी के पहली तारीख को होता है आजकल, तो 1 फरवरी, पहली फरवरी को यानी 1 फरवरी को सरकार अपना बजट पेश करती है। अब बजट क्या होता है, बजट को जरा समझते हैं। देखिए क्या होता है बजट। फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं दुकान पे कपड़ा खरीदने के लिए गए, तो जैसे आपने दुकानदार को बोला कि मुझे एक जीन्स दिखाइए, दुकानदार आपसे सबसे पहले एक ही प्रश्न पूछता है कि सर आपका बजट क्या है। मतलब आपका बजट क्या, मतलब आप घर से कितना खर्च करने के लिए लाए हो, मतलब कितना लेकर के आए हो और कितना खर्च कर सकते हो। इसका मतलब साफ है कि सरकार जब अपना बजट जारी करती है तो इसका मतलब है कि सरकार को पिछले साल राजस्व से, पिछले टैक्स से कितना पैसा आया, पिछले साल जितना भी टैक्स इकट्ठा किया, पिछला जो टैक्स का है उसकी वसूली कितनी हुई, कितनी वसूली हो गई, वो वसूली प्लस अगले साल कितना खर्च करना है, अगले साल का खर्च, यही होता है बजट। पिछले साल की इनकम, अगले साल की आउटकम, मतलब जाने वाली खर्चा, एक्सपेंडिचर। तो इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम, यानी ये आय और व्यय के दोनों का एक ब्यौरा होता है। तो सरकार बजट पेश करती है, इसके जरिए सरकार अपने खर्च व राजस्व का ब्यौरा पेश करती है कि वो खर्च कितना करने वाली है और राजस्व कितना मिला। तो हो सकता है कि सरकार का खर्चा उसकी इनकम से ज़्यादा हो तो सरकार को लोन भी लेना पड़ सकता है। बजट में इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि आने वाली जो योजना है, हम लोग जो योजना लॉन्च कर रहे हैं, उसका पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा। करना पड़ता है कि अगले साल की योजना के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो वो भी सरकार बजट में हर एक चीज़ वहाँ पर वो पेश करती है, जारी करती है। ठीक है, आगे समझते हैं। जन सुविधा के लिए सरकार के पास जो पैसा आता है तो उसका मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत, अभी पैसा तो हमने बोल दिया कि बजट लाती है सरकार, तो बजट में वो सारा पैसा आता कहाँ से? मुख्य स्रोत जो सरकार का है वो है हम लोग जो पे करते हैं, दैट इज टैक्स। हम लोग जो टैक्स पे करते हैं ना, वही सरकार का सबसे बड़ा स्रोत है। और राजस्व का मुख्य स्रोत जो है लोगों से वसूल किया गया कर। अब लोगों से किस प्रकार का कर वसूल करते हैं? बहुत टाइप का कर होता है सर दोस्तों। जीएसटी तो आपने नाम सुना होगा, सबसे बड़ा वही है। 20 करों का तो एक ही कर है। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, है ना, इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी हो गई, तो सर्विस टैक्स हो गया। ये सब टैक्स मिला दो आप, सारे के सारे टैक्स लगते हैं आपके ऊपर। तो ये टैक्सों से कितना पैसा आता है? शराब की बिक्री पर टैक्स लगता है, पेट्रोलियम की बिक्री पर टैक्स लगता है, तंबाकू उत्पादों पर टैक्स लगता है। सबसे ज़्यादा टैक्स सरकार इन्हीं चीज़ों से उठाती है, पेट्रोलियम, तंबाकू
है ना। और ये जो शराब वगैरह है, इनसे बहुत सारा टैक्स मिलता है। सरकार की आय का स्रोत काफ़ी अच्छा यहाँ से है, इसलिए सरकार बैन नहीं करती है। उदाहरण की बात करें यहाँ पर, जैसे पानी की आपूर्ति पर, जैसे आपके घर में पानी आ रहा है तो आपका बिल भी आता है हर महीने। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ही घर पे नर्मदा पाइपलाइन आ रही है, जैसे भोपाल, इंदौर और जैसे शहरों में नर्मदा की पाइपलाइन सप्लाई है, तो नर्मदा की जो है पानी सप्लाई कर रही है, पानी पाइपलाइन के द्वारा। तो क्या हो रहा है, सरकार जब आपको पानी सप्लाई कर रही होती है तो सरकार आपसे क्या करती है, हर महीने आपको बिल भेजती है। तो लगभग हमारे जो क्षेत्र में आता है पैसा, लगभग 250 रुपये पर मंथ आता है। तो ये क्या, जल की आपूर्ति के लिए सरकार आपसे क्या ले रही है, वो 250 रुपये टैक्स के रूप में ले रही है। तो जल की आपूर्ति पर सरकार क्योंकि सरकार को पानी लोगों तक पहुँचाने के लिए कुछ तो खर्च करना पड़ेगा ना। पाइपलाइन में पहले ही खर्चा किया था, अब रोज ही आपके लिए मोटर वगैरह चल रही है, रोज कुछ लोग व्यवस्थित आपके घर तक पानी पहुंचा रहे हैं, तो उन लोगों को सैलरी बांटना है, मेंटेनेंस चाहिए। मान लो बीच में पाइपलाइन में कुछ हो गया, तो कुछ दिक्कतें होगी, तो उसके लिए मेंटेनेंस का खर्च कुछ से निकलता है, वो आपके द्वारा जो टैक्स पे किया जाता है डेली, उससे खर्च निकाला जा रहा है। लाभ क्या मिलेगा, इसका लाभ यह होगा कि लोगों को कम से कम कीमत पर रोज पानी की आपूर्ति मिलेगी। अगर लोग टैक्स पे नहीं करेंगे तो वो व्यवस्था जो सरकार ने स्टार्ट की है वो एक समय के बाद खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। अब सरकार उसमें अच्छा काम नहीं करेगी तो आपके यहाँ आए दिन पानी की समस्या आ जाएगी। लेकिन व्यवस्थित अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो सरकार खर्च करके पानी का मेंटेनेंस हमेशा बना के रखेगी। तो लाभ ये होता है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी टैक्स पे कर रहे हो तो आपको हमेशा पानी जो है सस्ती दरों पर ही मिलेगा, ऊँची दर पर पानी नहीं मिलेगा। अब इस वेन डायग्राम के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या समझते हैं कि सरकार को कितना पैसा, सरकार का जो टोटल पैसा है वो कहाँ कहाँ खर्च होता है। फिर दूसरा जो वेन डायग्राम आएगा हमारे पास, उसमें हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार का पैसा कहाँ कहाँ से आता है, तो कहाँ कहाँ जाता है और कहाँ कहाँ आता है। ये इन दोनों वेन डायग्राम समझते हैं। पहला आपको दिख रहा होगा और दूसरा वेन डायग्राम ये वाला है। तो पहले का जो हेडिंग है वो जरा आपको दिखा दूं मैं। हेडिंग क्या लिखा हुआ है कि केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है रुपया कहाँ जाता है, मतलब जहाँ जहाँ धन व्यय करती कहाँ कहाँ जाता है। तो सरकार के पास मान लो 1 रुपया है, सरकार के पास 1 रुपया है खर्च करने को। 1 रुपये बराबर में मान लो 100 पैसे हैं, सरकार के पास 100 पैसे खर्च करने को है। तो ये बोलना है चाह रहा है कि सरकार के 100 पैसे में लगभग 24 पैसे जो हैं वो राज्यों को बंटवारा देना पड़ता है, राज्यों को बंटवारा देना पड़ता है। अब ये क्या है, देखिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलाकर के टैक्स कलेक्शन करती हैं। पहले ये सारा का सारा टैक्स कलेक्शन होकर के सरकार के पास जाता है, केंद्र सरकार के पास। अब केंद्र सरकार क्या करती है, एक डिसीजन लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि राज्य और केंद्र के बीच में जो टैक्स आएगा टोटल, उसका कितना % हिस्सा सरकार को जाएगा, राज्य सरकार को, और कितना केंद्र रखेगी। तो टोटल जो पूरे इंडिया का कलेक्शन होता है उसमें से 24 पैसे, 1 रुपया का कलेक्शन है तो उसमें से 24 पैसे जो है वो राज्यों को देना पड़ते हैं। तो 24 पैसा बहुत बड़ा हिस्सा तो राज्यों के पास ही आ जाता है। अब इतना हिस्सा राज्यों के पास चला गया तो राज्य अपना खुद का भी काम, योजना वगैरह ला सकते हैं। उसके अलावा 18 पैसे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ब्याज अदायगी के लिए जाते हैं। हम लोग ब्याज भी भरते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है कि सरकार ने जो है पैसे किसी संस्था से उधार लेके रखे हो, चाहे वो RBI से हो, चाहे वो किसी वर्ल्ड बैंक या IMF का कर्जा हो, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ब्याज अदायगी करते हैं। तो 18 पैसे तो हमारे कहाँ चले जाते हैं, ब्याज में चले जाते हैं। ये जो वेन डायग्राम है ये कोई आइडियल नहीं कि हर साल ऐसे ही होगा, ये तो हर बजट में अलग अलग होता है। ये 2018 और 19 के बजट का एक ओवरव्यू है जो कि आपके NCERT में दिया गया। तो 2018 और 19 का जो साल 18-19 का जो बजट आया था उसके हिसाब से बता रहा हूँ खाली। अगर मैं बात करूँ केंद्र की योजनाओं के, केंद्र सरकार जो योजना बनाएगी तो उसमें उनको 10 पैसे खर्च करना पड़ते हैं, ये 2018 के हिसाब से, तो 10 पैसे खर्च कर रही है। और राज्य भी जो योजना बना रही है उसमें भी केंद्र जो है योजना में हिस्सा ले रही है, तो केंद्र प्रायोजित योजना कहलाती है, तो उसमें भी सरकार जो है 9 पैसे खर्च कर रही है। तो 10 पैसे तो केंद्र की अपनी पर्सनल योजना के लिए और 9 पैसे केंद्र द्वारा प्रायोजित, मतलब जिसको वो फंडिंग कर रही, राज्य की दूसरी योजनाओं में पैसा डाल रही है, तो 9 पैसे उसमें जाएंगे। हमारे देश की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान और चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार, भूटान, नेपाल
नेपाल, बहुत सारे देशों से हमारी सीमा सजा होती है। इसका मतलब बहुत सारे देशों बाउंड्री पर हमें सुरक्षा की जरूरत तो पड़ेगी, और वैसे भी रिजर्व फोर्स भी हमारे देश में है, तो रक्षा के लिए हमें काफ़ी खर्च करना पड़ता है। 100 रुपये में से 9 पैसे हमको क्या कहाँ खर्च करना पड़ रहा है? 9 पैसे रक्षा व्यवस्था में चलेंगे। आर्थिक सहायता की बात करें तो बहुत सारी जगह आर्थिक सहायता के लिए पैसों का व्यय करना पड़ता है। बहुत सारे राज्य से जहाँ पर अचानक से बहुत ज़्यादा पैसों की मांग बढ़ गई, कुछ योजनाएं चल रही हैं, सरकार बजट में पैसा नहीं मुहैया करा पाए तो केंद्र से मांग रही है। आर्टिकल 275 में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुदान मांग सकती है, पैसे मांग सकती है, आर्थिक सहायता मांग सकती है, तो 9 पैसे वहाँ जाते हैं। उसके अलावा वित्त आयोग की जो सिफारिशें आती है किस क्षेत्र में कितना देना है, तो 8 पैसे वहाँ चले जाएंगे। उसके अलावा अन्य व्यय जो है सरकार के, अन्य व्यय में मान लो अचानक से बाढ़ वगैरह आ गई या कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, कोई चक्रवात आ गया, तो 9 पैसे सरकार को उस जगह पर भी व्यय करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो पेंशन, जो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन जाती है, भविष्य निधि, हर महीने पेंशन जाती है, तो पूरे साल का 5 पैसा तो पेंशन में ही चला जाता है। बहुत काफ़ी बड़ा हिस्सा है ये भी। ये पैसों में दिख रहा है इसलिए आपको कम लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा, ये करोड़ों में जाती है पूरी राशियाँ। तो इतना ज़्यादा खर्चा सरकार को करना पड़ता है। तो ये वो सेक्टर है जहाँ सरकार के पैसे क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो राज्यों को ही जा रहा है, वो टैक्स का जो कलेक्शन है वो राज्यों को 24 पैसे चले जाते हैं। तो इस समय हमने इस वेन डायग्राम से क्या समझा? इस वेन डायग्राम से हमने समझा कि केंद्र सरकार जिन पर धन व्यय करती है, कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में सरकार धन खर्च कर रही है और कहाँ कहाँ उनका पैसा जा रहा है, ये तो हमने इस वेन डायग्राम में समझ लिया। अब आइए समझते हैं दूसरे वेन डायग्राम में, जहाँ पर यह बताया गया है कि सरकार को जो पैसों की इनकम है, आवक है, वो किन किन क्षेत्रों से हो रही है। तो सरकार को पैसों की जो इनकम है वो कहाँ से हो रही है? तो केंद्रीय सरकार के कर राजस्व रुपया कहाँ आता है, किस जगह पे सबसे ज़्यादा पैसा आता है। तो सरकार को सबसे ज़्यादा पैसे की इनकम अगर किसी क्षेत्र से हो रही है तो ध्यान रखिए, जीएसटी से सरकार को सबसे ज़्यादा इनकम होती है, टैक्स कलेक्शन से। जीएसटी और अन्य प्राप्तियां जो हैं उससे सरकार को बहुत सारी कलेक्शन होता है। वो कितना होता है? कुल अगर 1 रुपया कलेक्शन है ना सरकार का, तो उसमें से 23 पैसे तो खाली जीएसटी से आ रहे हैं। तो 23 पैसे अकेले जीएसटी से आ रहे हैं, इसका मतलब जीएसटी सबसे बड़ा सोर्स है सरकार की इनकम का। उसके अलावा कुछ उधार और अन्य देयताओं से 19 पैसे सरकार को मिलते हैं। कुछ उधार मतलब यानी कुछ हो सकता है किसी राज्य को कुछ दिया हो या कुछ उधारी चल रही हो, मतलब किसी को हम लोग भी उधार देते हैं, सरकार भी उधार बांटती है, तो अन्य देयताओं से उसको 19 पैसे आते हैं। इसके अलावा कारपोरेट टैक्स, निगम कर, जो नगर पालिकाएं निगम जो टैक्स लेती हैं, शहरों में मकानों पर जो टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स, दुकानों में जो टैक्स लगता है, ये सारा कमर्शियल टैक्स, ये सारी टैक्स जो है इससे सरकार को 19 पैसे की इनकम होती है। तो काफ़ी बड़ा सोर्स है एक भी। उसके अलावा आयकर तीसरा बड़ा सोर्स है, जिसमें से बोल सकते हैं कि इन आयकर से भी काफ़ी ज़्यादा इनको जो है उम्मीद रहती है कि इनकम टैक्स पेयर की संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हमको इनकम, बहुत ज़्यादा इनकम होना शुरू हो जाएगी। 16 पैसे जो है ये भी 2018-19 का बजट ही बोलता है कि 16 पैसे जो है वो इनकम टैक्स से आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा 8 पैसे कर भिन्न राजस्व से आ रहे हैं। कर भिन्न राजस्व मतलब टैक्स के अलावा, जैसे इनकम टैक्स वगैरह सब छोड़ दो, उसके अलावा जो दूसरा राजस्व हो रहा है उससे पैसा आ रहा है सरकार को, है ना। उसके अलावा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल प्रोडक्शन पर जो टैक्स लगता है ना, जब भी कोई उद्योग है, कोई उद्योग धंधे वाले कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, तो उसके प्रोडक्शन पर उत्पादन का शुल्क लगता है। तो उसी उत्पादन शुल्क को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क। 8 पैसे वहाँ से आता है। उसके अलावा बॉर्डर्स जो शुल्क आता है, बॉर्डर का जो टैक्स लगता है, जिसको आम भाषा में चुंगी भी बोलते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश से राजस्थान के बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो तो वहाँ पर हो सकता है कि आपसे कुछ आयकर लिया जाए, तो बॉर्डर पर भी कुछ न कुछ। और सबसे नहीं, आप तो नॉर्मल घूमने वाला हमसे नहीं लिया जाता है, जो कमर्शियल वाहन होते हैं, जो गुड्स और सर्विस इधर से उधर पहुँचाते हैं, उससे ये परसेंट टैक्स ले जाता है। तो 4 पैसे वहाँ से भी आ जाते हैं। बाकी ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ, कुछ पूंजियाँ होती है जिससे उनको कुछ ऋण मिलता है, जो ऋण के लिए रखी हुई थी। हो सकता है सरकार ने कुछ बॉन्ड बेचे हैं मार्केट में कुछ लोगों को, तो उससे भी जो सरकार को है बहुत सारे पैसे। ओपन मार्केट सिस्टम होता है एक, जो आपको इकोनॉमी में समझ में आएगा, तो वहाँ से वो पैसे उठा लेती है सरकार को, वहाँ से भी कुछ 4 पैसे मिल जाते हैं। तो कुल मिला के सरकार के हमने यहाँ पर क्या समझे कि सरकार को पैसों की आवक कहाँ से हो रही है, कौन कौन से सेक्टर है जहाँ से सरकार को पैसा मिल रहा है। अब हमने दोनों ही वेन डायग्राम से एक चीज़ तो समझ ली कि सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा जाता कहाँ है और सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा आता कहाँ से है। सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा जीएसटी टैक्स से आता है।
जबकि सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है? सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा जो है राज्यों के बंटवारे में जा रहा है, राज्यों को जो टैक्स में बंटवारा दिया जा रहा है, जो हमने इस वेन डायग्राम में समझा, मैं बस वही बात कर रहा हूँ। तो वस्तु एवं सेवा कर और अन्य करों से लगभग 23 पैसे, पूरे 100 में से 23% हिस्सा जो है वहाँ से आ रहा है। तो यहाँ तक हमने समझा कि कैसे सरकार को पैसों का जुगाड़ होता है, मतलब सरकार को पैसे कहाँ से मिलते हैं, स्रोत क्या है, बजट क्या है, ये पूरा हमने यहाँ पर समझ लिया। आइए समझते हैं कि चेन्नई में पानी की आपूर्ति कैसी है। चेन्नई में पानी की आपूर्ति कैसी है और क्या सबको चेन्नई में पानी मिल रहा था? हमने चेन्नई शहर के बारे में यहाँ पर पूरा पढ़ा है, तो हमारा जो हेडिंग है वो भी क्या है? चेन्नई में पानी की आपूर्ति। अब देख लेते हैं जन सुविधाओं के बारे में क्या कहा जाता है कि जन सुविधाएं कैसी होना चाहिए, जन सुविधा सबको मिलना चाहिए। भाई सरकार क्या घोषणा करती है? सरकार यही तो घोषणा करती है कि जन सुविधाएं सब लोगों तक मुहैया होना चाहिए, सबको पर्याप्त मात्रा में और कम से कम दरों पर पानी की सुविधा या हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए उसको। लेकिन जन सुविधाएं होनी क्या चाहिए और होती क्या है, हकीकत क्या है, बड़ा अंतर होता है। क्योंकि रियलिटी क्या होती है और एक्चुअल में बोला क्या जाता है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। सरकार बोलती थी कि हमने सबको बिजली दे दी, हमने सबको पानी दे दिया, लेकिन वही बहुत सारे लोग बिजली और पानी की कमी के मारे जो है परेशान से दिखाई दे रहे होते हैं। कई स्थान ऐसे हैं चेन्नई में जहां सुविधा का भारी अभाव है। भाई ये तो बोल रहे हैं कि जन सुविधा दी जा रही है, लेकिन फिर भी पानी का भारी अभाव कई जगहों पर देखा गया है। पानी के संदर्भ में आइए समझते हैं चेन्नई की जन सुविधा कैसी है, थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमने चेन्नई को ही पढ़ाया ज़्यादातर। तो चेन्नई में पानी की आपूर्ति कैसी है? तो पहली बात तो है कि चेन्नई में पानी की भारी कमी है। किस चीज़ की कमी है? पानी की भारी कमी है। तो चेन्नई में पानी की भारी कमी होती है, पूरे साल भर चेन्नई में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। अब इसका एक कारण है, तो पहले मैं इस कारण को आपको चर्चा कर लेता हूँ। देखिए अगर मैं साउथ इंडिया का डायग्राम बनाऊँ, खाली साउथ इंडिया का, तो ऐसा कुछ डायग्राम बनता है। ये इंडिया हमारा है ना, साउथ इंडिया है। अब ये पेनिनसुलर इंडिया में क्या होता है, आप सबको पता है कि भारत में बारिश कब होती है, हमारे देश में बारिश कब होती है। तो हमारे देश में बारिश होती है जून जुलाई के महीने में, यहाँ से आता है एक मॉनसून, ठीक है। जून जुलाई के महीने में साउथ इंडिया से एक मॉनसून आता है जिसका नाम होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, दक्षिण पश्चिम मानसून, है ना। तो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है इंडिया में कब? यह आता है आपके जून के प्रथम सप्ताह में और एक केरला के तट से टकराता है। आपको पता ना कि केरल यहाँ पर है, इस जगह पर केरल है। मैं एक बार इसको और बना देता हूँ कि कहाँ पर केरल है और कहाँ पर तमिलनाडु है। तो ये केरल यहाँ पर है और तमिलनाडु इस जगह पर है। तो केरल और तमिलनाडु आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे ही ये मानसून प्रवेश करता है, तो मानसून प्रवेश तो करता है लेकिन ये दो भाग में टूट जाता है। एक यहाँ पर अरब सागर की शाखा है, इधर अरब सागर मिलेगा आपको, और इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा मिलेगी आपको, बंगाल, है ना। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा, दो भाग में ये मानसून डिवाइड हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे ये मानसून इधर बढ़ता है बंगाल की खाड़ी में, तो बीच में पड़ता है पश्चिम, ये आपका तमिलनाडु यानी चेन्नई पड़ता है। लेकिन चेन्नई में कोई ऐसा पहाड़ नहीं होता जिसको रोक के बारिश करवा दे। भारत में ज़्यादातर वर्षा जो होती है वो पर्वतों की वजह से होती है, और यहाँ पर ऐसा सामने पर्वत नहीं आ पाता जिससे कि इस हवा को रोक ले और इस मानसून को यही बारिश करवा दे। ऐसे में मानसून यहाँ से सीधा निकल जाता है चेन्नई में बारिश किए बिना, और मानसून यहाँ से पहुँच करके फिर पूरे भारत में बारिश करवा देता है। यहाँ से आगे पहुँच कर पूरे भारत में वर्षा करवा देता है। ऐसे पूरे इंडिया में वर्षा होती है और इधर से भी वर्षा होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से पूरे भारत में वर्षा होती है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा चेन्नई में वर्षा नहीं होती। अब वापस क्या होता है, जब मानसून वापस लौटता है, इसको बोलते हैं हम लोग लौटता हुआ मानसून। जब मानसून वापस लौटता है तो लौटता हुआ मानसून चेन्नई में वर्षा करा देता है नवंबर दिसंबर के महीने। जब वापस लौट रहा होता है, ऐसे जब वापस लौट रहा होता है तो लौटते हुए मानसून, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, ये चेन्नई में वर्षा करवाता है। लेकिन उतनी वर्षा नहीं होती है जितनी हमारे यहाँ नॉर्मल डेज में वर्षा होती है। तो भले ही चेन्नई में नवंबर दिसंबर के महीने में वर्षा होती हो, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा तेज़ वर्षा होती नहीं है जितनी हमारे यहाँ नॉर्मल मानसून में होती है। तो यही कारण है कि चेन्नई में पानी की भारी कमी तो रहेगी। तो पहली बात कि चेन्नई में जल आपूर्ति कैसी, कि चेन्नई में पानी की भारी कमी है। दूसरी, नगर पालिका काफ़ी अच्छा काम तो करती है, लेकिन नगर पालिका के द्वारा जो लोगों को पानी की पूर्ति कराई जाती है
वो इतनी नहीं होती कि उनकी ज़रूरतों की पूरी कर दें, ज़रूरतों को पूरी कर दें। इसका मतलब है कि चेन्नई की जो नगर पालिका है वो केवल वहाँ के लोगों की आधी ज़रूरतों की पूरी करती है। फ़र्ज़ करो कि एक आदमी को 7 बाल्टी पानी डेली लगता है, तो अगर वो 3 साढ़े 3 बाल्टी पानी दे पा रहा है तो हुई ना ये आधी आधी ज़रूरतों की पूर्ति। तो हर व्यक्ति की लगभग आधी ज़रूरतों की पूर्ति ही वो कर सकती है, इतना उसके पास पानी है। कुछ इलाकों में पानी नियमित रूप से आता है, जिन इलाकों में पानी का स्टोरेज काफ़ी अच्छा है। जो इलाके पानी के बड़े बड़े सोर्स के पास में बसे हुए हैं वहाँ पर पानी अच्छे रोज आता है, डेली आता है। लेकिन जो बहुत दूर इलाके हैं वहाँ पर पानी जो है काफ़ी कम आता है। जो दूर बसी हुई पानी कम आता है, जो दूर बसी बस्तियाँ होती हैं, झुग्गियाँ, गरीबों के जो इलाके हैं वहाँ तक पानी कम पहुँच पाता है, क्योंकि वहीं जो नियर बाय एरिया है वहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुँचता है। तो चेन्नई में हमको क्या देखने को मिला? चेन्नई में हमको भारी कमी पानी की देखने को मिली। दूसरी बात, चेन्नई में नगर पालिका भी पूरी पानी की आपूर्ति कर ही नहीं पा रही है। तीसरी बात है कि कुछ इलाकों में ज़्यादा आ तो कुछ इलाकों में कम आ रहा है। इसका मतलब पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में, यहाँ पर वितरण में असमानता आपको देखने को मिल रही है। आगे समझते हैं कौन कैसे समस्या को सुलझाता है। अब दिक्कत क्या है? अब समस्या तो सबकी है। चेन्नई की नगर पालिका बहुत कुछ प्रयास करने के बाद भी वहाँ पर लोगों की आधी ज़रूरतों की पूरी कर रही है। तो अब दिक्कत क्या रही कि चेन्नई में सबकी समस्या तो है, मिडिल क्लास लोगों की समस्या भी है तो गरीबों की समस्या भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि सबसे ज़्यादा बोझ जल आपूर्ति की कमी का किसके ऊपर पड़ता है? तो सबसे ज़्यादा बोझ अगर किसी पर पड़ता है तो वो गरीबों पर सबसे ज़्यादा इसकी मार पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक तो गरीब बस्ती है, थोड़ी सी दूर बसी होती है, उनके यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होती है। और दूसरा ये कि उनको पानी जो है वो पानी खरीद नहीं सकते, क्योंकि उतनी जो है उनकी जो है मतलब समर्थता नहीं होती, इतना उनके पास पैसा नहीं होता है कि वो पानी को परचेस कर सकें। मध्यम वर्ग जो होते हैं उनको भी पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन मध्यम वर्ग क्या करते हैं, बड़ी आसानी से अपना विकल्प खोज लेते हैं। कैसे खोज लेते हैं? वो दूसरा तरीका ढूंढ लेते हैं, जैसे बोरवेल खुदवा सकते हैं, या तो वे बोरवेल खुदवा करके अपने पानी की व्यवस्था कर लेंगे, मध्यम वर्ग के साथ ही है। या वो टैंकर मंगा करके, साझा टैंकर मंगा करके वो टैंकर से भी पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, या बोतल बंद जो पानी होता है वो भी खरीद लेते हैं। लेकिन गरीब ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ओवरऑल ही इतना पैसा नहीं होता है कि वो पानी को भी खरीद सके, क्योंकि दूसरी रोज़मर्रा चीज़ों को भी खरीदना होता है, उसको पेट भरने के लिए, खाना वाना के लिए भी खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या का सामना जो करना पड़ रहा है वो गरीब तबके को करना पड़ रहा है। अगर मान लो मैं यही कंडीशन ग्रामीण क्षेत्रों की लगा दूँ तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा समस्या है पानी की, या शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा समस्या है? तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की ज़्यादा समस्या होती है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में मनुष्यों और मवेशियों दोनों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। खाली इंसान के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर मवेशियों के लिए पानी की ज़रूरत भी पड़ती है, इवन कृषि के लिए भी पड़ती है। तो यहाँ कुओं, हेडपंप और तालाब और कभी कभार छत पर रखी टंकियों से पानी मिलता है। जो बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाई जाती है उससे पानी मिलता है कभी कभार। लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें निजी स्वामित्व वाली है, प्राइवेट है वहाँ पर, इसलिए बड़ी समस्या है। तो लोग अपना पानी दूसरे को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, चाहे वो कुआं हो, चाहे कोई नल हो, मतलब चाहे वो बोरवेल हो, तो लोग पानी देते नहीं हैं। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जल आपूर्ति, जो सार्वजनिक जल आपूर्ति मतलब जो सबको होना चाहिए, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं, वो बहुत कम है। तो सार्वजनिक जलापूर्ति और भी ज़्यादा अभाव है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा अभाव रहता है। तो चेन्नई की तो समस्या है ही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर ज़्यादा अभाव रहता है। तो दिक्कत क्या? अब चेन्नई की समस्या को दूर तो करना है ना। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि एक तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि जलापूर्ति की समस्या चल रही है देश में, चेन्नई में। अब जलापूर्ति की तो ठीक है, लेकिन क्या कितने लोगों को जो जल मिल भी रहा है, क्या वो साफ है कि नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि जल आपूर्ति नहीं, सबसे बड़ी समस्या है कि जल साफ सुथरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि स्वच्छ जल पिएंगे तभी तो हम लोग जिएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जल आपूर्ति वर्सेस सुरक्षित पेयजल तक पहुंच कितने लोगों की है। अब सीधी सी बात है, जो गरीब लोग हैं उनको जो जल मिल रहा है, जो पानी की व्यवस्था हो रही, वो तो वो पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई दूसरी व्यवस्था नहीं, कैसे पानी को साफ करें, क्या करें। संपन्न तबके के लोग के पास क्या है, वो अपने घर में वाटर प्यूरिफायर लगा लेंगे, या वो सीधे सीधे जो है आरओ का वाटर मंगवा सकते हैं, तो कई बोतल बंद डिब्बों को मंगवा सकते हैं। तो संपन्न तबके के पास ज़्यादा विकल्प हैं, तो वे क्या कर सकते हैं, वे सुरक्षित पानी हेतु बोतल बंद पानी या शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर लेते हैं। परंतु गरीब व्यक्ति जो है वो साफ पानी से वंचित रह जाता है। साफ पानी पीने का अधिकार सबका अधिकार है भाई, पानी इंसान साफ ही पिएगा ना, गंदा पानी तो नहीं पिएगा।
लेकिन जल आपूर्ति हो रही है, उसमें से कितने लोगों की पहुंच स्वच्छ आपूर्ति स्वच्छ जल तक है। तो इसको देखकर तो ये लगता है कि केवल अमीर लोग की ही जो है पहुंच स्वच्छ पानी तक है। जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब हैं, वो लोग पानी की स्वच्छ पानी, सुरक्षित पानी तक उनकी पहुंच है नहीं। तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि पानी का अधिकार है। तो ऐसे में तो ये लगता है कि साफ सुरक्षित पानी का अधिकार केवल उन्हीं का है जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा नहीं, क्या उनके पास पानी का अधिकार नहीं है? तो यही इस वाक्य से, यानी इन दो शब्दों से ही समझ में आता है कि ऐसा लगता है कि जैसे जिनके पास पैसा है, पानी का अधिकार भी केवल उन्हीं के पास में है। तो सबके पास पानी का अधिकार दिया गया है संविधान में, लेकिन रियलिटी में क्या देखने को मिल रहा है कि स्वच्छ पानी तो केवल वही लोग पी पा रहे जिनके पास में पैसा है, या जो स्वच्छ साफ पानी करने के प्रबंध कर सकते हैं, चाहे आरओ लगा करके, चाहे वो बोतल बंद डिब्बों को मंगा करके। अब क्या है, चेन्नई में पानी की आपूर्ति करने के लिए नगर निगम तो यहाँ पर सक्षम नहीं हो पाए थे, क्योंकि नगर पालिकाओं के पास वहाँ पर इतना पानी नहीं था कि वो जो है लोगों को पानी की पूरी आपूर्ति करवा पाए। तो दिक्कत क्या, इसका फ़ायदा किसने उठाया? जब नगर पालिका पानी उपलब्ध नहीं करा पाती, लोगों की तो डिमांड रहती है, तो बहुत सारे लोग खरीदने की कोशिश करते हैं, तब निजी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए बाजार में उतरती। अब इस अकेले चेन्नई में लगभग 13,000 टैंकर दौड़ रहे हैं। चेन्नई के बाहर लोग जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्होंने लगभग 13,000 टैंकर लगा के रखे हुए, और वो क्या कर रहे हैं, आसपास के कस्बों और गांव में जाकर के वहां से किसानों को पैसे दे करके वहां बोरवेल खोद रहे हैं, उनके कुएं से पानी निकाल रहे हैं और टैंकर भर के पूरे चेन्नई में सप्लाई कर रहे हैं। शुरुआत में तो किसानों को लगा कि यार अच्छा पैसा आ रहा है, तो पानी का पैसा मिल रहा है, हमने अब तक सोचा नहीं था कि कोई अपने कुएं का पानी का पैसा भी हमको दे देगा। तो उनको भी पैसा मिल रहा है। ज़्यादा फायदा तो फिर भी निजी कंपनी को हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो 100 रुपये में टैंकर भर रहे हैं और 500 रुपये में बेच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। अब क्या हुआ, ये सालों साल हो रहा है। तो दिक्कत क्या हुई कि अब अगर लगातार आप ग्रामीण क्षेत्रों का पानी लेकर के शहरों में ले जाओगे तो पानी का वाटर लेवल भी गिरता है। और कुछ सालों बाद क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों का जो आसपास के गांव कस्बे हैं, उनका भी वाटर लेवल काफ़ी बिगड़ गया। तो ऐसा कह सकते हैं कि किसानों को जो ज़मीन में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था थी, अब चेन्नई के जो निजी कंपनियां, इन्होंने वो भी वाटर लेवल ख़त्म कर दिया। तो इसको इसलिए टॉपिक का नाम क्या दिया, किसानों से पानी छीनना। अब भले ही उसके एवज में आपने कुछ पैसा दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का जो हक का पानी था, आपने पैसों से खरीद के वो छीन लिया उनसे। तो यही पूरी सिस्टम चेन्नई में। पूरा इसको शब्दों में समझते हैं, पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए। मैं यही बोल रहा हूँ कि जब नगर पालिका पानी मुहैया कराने में सक्षम होती है, तब निजी कंपनियों का मुनाफे के रास्ते खुल जाते हैं। और बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीद कर शहर में बेचती हैं। चेन्नई में नामंदूर, पालूर, कारुनगिजी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में कुछ गांव हैं, वहां गांवों से पानी लाया जाता है। लगभग 13,000 से भी ज़्यादा टैंकर इस काम पर लगे हुए हैं, रेगुलर काम पर लगे हुए हैं। तो 13,000 से ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को कुछ पेशगी रकम देते हैं, कुछ पैसा देते हैं प्रति महीने का, ताकि वे किसानों की ज़मीन से पानी निकाल सके। और इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है, बल्कि गाँव के लिए पीने के पानी की भी कमी पड़ने लगती है, क्योंकि वो लोग अपना पानी बेच देते हैं और बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं हो जाती है कि खेती के लिए तो पानी है ही नहीं, क्योंकि पहले आपने वाटर लेवल गिरा दिया। दूसरा, पीने के पानी की समस्या भी हो जाती है। नतीजा यह है कि इन सारे कस्बों और गाँव में भूमिगत जल का स्तर बहुत बुरी तरह गिर जाता है। तो एक शहर की वजह से गाँव को भी कितना नुकसान हो रहा है। तो गाँव को नुकसान ये हो रहा है, अब भले ही गाँव के लोग ना बेचे, एक किसान बोल दे कि मैं नहीं बेचूंगा, अपने गाँव के वाटर लेवल को बना कर रखूँगा, तो वो और ज़्यादा रकम देंगे किसी और किसान को, कोई ना कोई तो देगा। तो कोई बोलेगा भाई मुझे तो बहुत ज़रूरत है पैसों की, मेरी खेती हो भी नहीं रही, आप में तो पानी ले जाओ। तो ऐसे पानी निकालते रहेंगे तो वाटर लेवल तो डेफिनेटली गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए आज इन कस्बों में और इन गाँवों में भी पानी की समस्या उत्पन्न होगी, जो कि पहले पानी के मामले में काफ़ी रिच हुआ करते थे। तो कैसे जो है चेन्नई की समस्या ने आसपास के शहर, कस्बों और गाँवों को भी समस्या में डाल दिया। अब बात करते हैं विकल्पों की तलाश ढूंढते हैं। क्या अगर नगर पालिका नहीं कर पा रही है तो विकल्प क्या हमारे पास, कैसे हम लोग पानी की आपूर्ति करवाएं? तो विकल्पों की तलाश हमने इस हेडिंग को नाम दिया है। क्या कोई दूसरा विकल्प है?
अच्छा, हम लोग बार बार एक ही शहर की बात करें तो चेन्नई की, तो मैं आपको बता दूं चेन्नई तो महज एक उदाहरण है, केवल एक एग्जाम्पल है चेन्नई। तो भारत के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां गर्मी के दिनों में पानी की कमी देश के कई शहरों में दिखाई देती है। यह अकेला शहर नहीं है, ये तो एक एग्जाम्पल था जिसको हमने लिया है, जो कि आपके चैप्टर में दिया गया है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे शहर है जहां पर पानी की कमी आती है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। अब लगातार क्या हो रहा है कि नगर पालिकाएं सक्षम नहीं हो पा रही, हर शहर में नगर पालिकाएं पर्याप्त पानी प्रोवाइड नहीं करा पा रही। अगर 2-3 दिन पानी ना आए ना तो निजी कंपनियों के टैंकर इतने जगह पर फैले हुए कि हर एक कॉलोनी से इनका कनेक्शन है, तो हर एक कॉलोनी भर में एक घर में भी पानी सप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि निजी कंपनियों की जो टैंकर है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपसे पानी मांगते हैं। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि पूरे महीने भर के पानी का सप्लाई में नगर पालिका आपसे 200 या 250 रुपये लेती हैं, वहीं निजी कंपनी का एक ही टैंकर जो केवल 3 से 4 दिन या एक हफ्ते भी आपसे चलता है तो वो आपसे 400-500 रुपये ले रहा है। तो ऐसे में देखो ना कितना 3 गुना 4 गुना आपका खर्चा पानी का बढ़ जाता है अगर आप निजी कंपनियों के सहारे जियोगे तो। अब ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में निजी कंपनियां फैलती जा रही है और मुनाफे के लिए पानी भेजती रहती है पूरे एरिया में, तो इसको ऐसा समझना है। तो क्या यही विकल्प है? अब अगर ऐसा होगा तो क्या मैं इसको विकल्प मान लूँ? तो शहरों में पानी की आपूर्ति को लेकर के कुछ शहरी आयोग ने कुछ नॉर्म सेट किए हुए हैं। शहरी जल आयोग ने ये एक मात्रा के रूप में नॉर्म सेट की। नॉर्म मतलब का मतलब होता है कुछ एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि कितना पानी चाहिए एक इंसान को। तो इस जल आयोग के हिसाब से शहर में एक व्यक्ति को, प्रति व्यक्ति को लगभग 135 लीटर पानी चाहिए। 135 लीटर पानी मतलब 7 बाल्टी एक दिन में एक व्यक्ति को तो चाहिए रोजमर्रा उसके उपयोग के लिए। 7 बाल्टी पानी एक व्यक्ति को चाहिए, इतना वो इस्तेमाल कर लेता है, ये उन्होंने आंकड़ा निकाला। लेकिन वास्तव में उपलब्ध कितना हो पा रहा है? अब उपलब्धता में ऐसा नहीं कि सबको बराबर हो रहा है, इसमें बड़ा डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गरीब बस्तियों की बात कर लूँ, झुग्गी बस्तियों में रोजाना 20 लीटर पानी आ रहा है, केवल रोजाना केवल 20 लीटर पानी मिल रहा है उनको, लेकिन मिलना कितना चाहिए? 135 मिलना चाहिए। 20 लीटर पानी मिल रहा है मतलब गरीब व्यक्ति को एक दिन के लिए कितना पानी मिल रहा है? केवल एक व्यक्ति को 1 बाल्टी पानी मिल रहा है। अब आप खुद सोचिए, 1 बाल्टी पानी में उसको पानी पीना भी है, नहाना भी है, कपड़े भी धोना है, तो ऐसा काम 1 बाल्टी में कैसे कर सकते हैं? वहीं आलीशान जो होटल है, जिनके पास काफ़ी पैसा है, आलीशान होटलों में वहाँ पर प्रति व्यक्ति पानी की जो उपलब्धता है वो कितनी है? 1600 लीटर है, जो कि 80 बाल्टी के बराबर है। तो 1600 लीटर पानी एक व्यक्ति को कहाँ मिल रहा है? आलीशान बड़ी बड़ी होटलों में, जो 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार होटल्स होती है वहाँ पर मिल रहा है। लेकिन झुग्गी झोपड़ी के वाले जो लोग हैं, झुग्गी बस्तियों वाले जो लोग हैं, उनको केवल 20 लीटर पानी मिल रहा है। तो ये असमानता क्यों? क्या इनका अधिकार, पानी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? क्या इन्हीं के पास अधिकार है? तो अधिकार तो आर्टिकल 21 सबको मौलिक अधिकार देता है कि सबको पानी का अधिकार है, लेकिन मुहैया नहीं करा जा रहा है। तो ये समस्या है भाई, एक तो असमानता है और सबके पास पानी नहीं मिल रहा है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान ये है कि पहली बात तो ये कि अगर नगर पालिकाओं में जलापूर्ति की कमी आ रही है तो सीधी सी बात है सरकार की नाकामयाबी की ओर संकेत है कि सरकार कामयाब नहीं है। तो ये सरकार की नाकामयाबी है कि वो पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो अगर सरकार नाकामयाब हो रही है तो दूसरा ऑप्शन तो खोजना पड़ेगा। तो विकल्प क्या है? हमारा जो हेडिंग है वो क्या है? विकल्पों की तलाश करना हमें, और आखिरी में हमें एनालिसिस करके बताना है कि क्या हमने जो विकल्प सोचा वो सही है या नहीं है। तो विकल्प की तलाश करें, क्योंकि सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करा पा रही है और घाटे में भी है। तो इसलिए निजी कंपनियों को जलापूर्ति का काम सौंपना चाहिए। अब मैं बोलूँ कि सरकार घाटे में चल रही है, सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है, तो फिर किसको आना पड़ेगा सेक्टर में पानी की आपूर्ति करने के लिए? निजी कंपनी को आना पड़ेगा, जो टैंकरों के माध्यम से सब जगह पानी मुहैया करा देगी। तो सरकार घाटे में है, सरकार उपलब्ध नहीं करा रही, इस वजह से हम लोग निजी की ओर जा रहे हैं। क्या बात होता है ना, हम लोग की किसी चीज़ से हम लोग सहमत नहीं होते कि बहुत सालों से हो रहा है और वो प्रोवाइड करा रही सरकार कोई चीज़, और सरकार से हम लोग सहमत नहीं, तो हम लोग दूसरी सरकार ले आते हैं कि यार ये अच्छा काम नहीं करे, इसको ले आए। तो हमारे पास जब सरकार अच्छा काम नहीं करे तो हम लोग बोलते हैं अब निजी क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, उनका काम बढ़िया है, पैसे लेते हैं लेकिन चीज़ व्यवस्थित देते हैं, ये हमारा मानना होता है। तो लेकिन क्या है कि प्राइवेट कंपनी को हर चीज़ सौंप देने से हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो जरा देखते हैं प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है। देखिए, यही एकमात्र विकल्प है हमारे पास में कि क्या है? विकल्प है निजीकरण। निजी कंपनियों को पानी का सप्लाई दे दिया जाए। अगर मान लो नगर पालिका पानी सप्लाई नहीं करेगी और निजी कंपनी पानी सप्लाई करेगी, तो देखो हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ते, देखते क्या फ़ायदा होगा।
पहला पॉइंट है कि दुनिया भर में निजी जलापूर्ति है। दुनिया भर में निजी, भाई कई सारे जगह पर निजी जलापूर्ति के साधन है, मतलब कोई बहुत सारे हो सकता है कि शहरों में हो, लेकिन इस व्यवस्था के बहुत कम उदाहरण दुनिया में मिलते हैं। ऐसे शहर बहुत ही कम बचे दुनिया में जहां पर प्राइवेट कंपनीज पूरे शहर में पानी बेच रही है। इसका मतलब इसलिए जिम्मेदारी तो केवल किसकी है? सरकार की ही है। हर जगह, हर देश में, हर शहरों में जिम्मेदारी सरकार के पास में। कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं लेकिन बहुत कम एग्जाम्पल है। दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वजनिक सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच रही है। मतलब दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा हैं जहां पर सरकार ने लोगों तक, एक एक व्यक्ति तक व्यवस्थित और साफ पानी पहुंचाया। इसका मतलब दुनिया में इस चीज़ के उदाहरण कम है कि प्राइवेट कंपनी पूरे सप्लाई कर रही है, इसके उदाहरण ज़्यादा है कि सरकार कर रही है। जैसे ब्राज़ील का एक शहर है जिसका नाम है पोर्टो एलेग्रो। पोर्टो एलेग्रो शहर में गरीब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर हर एक व्यक्ति को साफ पानी मुहैया करा रही है ब्राज़ील की सरकार। वो पोर्टो एलेग्रो की नगर पालिका, नगर निगम जो भी वहाँ रहती होगी, उसने अच्छा पानी प्रोवाइड किया है। इसका मतलब गवर्नमेंट का ही काम सही होता है अगर अच्छे से काम करे तो। प्राइवेट की ओर देखने से अच्छा है कि गवर्नमेंट में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। फिर भी हम लोग सहूलियत के लिए प्राइवेट कंपनी के काम को थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। यदि जलापूर्ति का काम निजी हाथों में सौंप देते हैं तो उससे क्या होगी? उससे कीमतों में काफ़ी इजाफा होगा और सारे लोग पानी खरीद भी नहीं पाएंगे। तो लोगों को पानी का खर्च उठाना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग खर्च उठा नहीं पाएंगे ना। होगा क्या? प्राइवेट कंपनी आएगी पानी आपूर्ति में, तो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी? प्राइवेट कंपनी का आपको पता है मुनाफे के सिवा कुछ काम नहीं करती। मुनाफा तो चाहिए उनको, बिना मुनाफे के क्यों काम करेगी? तो प्रॉफिट पर काम करती है। तो अगर प्राइवेट कंपनी को कुछ चीज़ बेचना है तो उससे प्रॉफिट उसको लेना ही होता है। ऐसे में क्या होगा कि प्राइवेट कंपनी क्या करेगी? उसका पैसा एवज में बहुत सारा पैसा लेगी। तो अब गरीब व्यक्ति कैसे चुकाएगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और ऐसा एग्जाम्पल एक देश में हुआ था, और ये देश ब्राज़ील के ही पास में जिसका नाम है बोलीविया। बोलीविया नाम के देश में क्या हुआ था कि वहाँ पर जलापूर्ति जो है वो निजी हाथों में हो गई। तो बोलीविया में ऐसा हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को दे दिया पूरा ठेका सरकार ने कि आप ही पानी आपूर्ति कराओ। तो प्राइवेट सेक्टर ने लोगों को लूटना शुरू किया, बहुत महंगा पानी बेच रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ, जिसके कारण लोगों ने विशाल प्रदर्शन किए कि भैया यार पानी आप इतना बेचोगे तो हम कैसे जिएंगे। दंगे फसाद हुए, प्रदर्शन हो रहे थे, रैलियां निकाली सरकार के खिलाफ। सरकार पर इतना दबाव डाला गया कि सरकार में अंत में वो प्राइवेट कंपनी से ठेका वापस जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। तो सरकार ने अंत में, सरकार को जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी पड़ी। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है प्राइवेट का, लेकिन वो वहाँ पर लोगों ने इसको ख़त्म करके फिर से सरकार पे आ गए। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी को पानी का सप्लाई का जिम्मा हम दे नहीं सकते, क्योंकि वह लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकता है, मतलब शोषण करेगा ना, ज़्यादा पैसे मांगेगा। भारत में सरकारी जल विभाग की सफलता के कई उदाहरण हैं। भारत में ऐसा नहीं कि भारत में प्राइवेट कोई भी सप्लाई नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसा शहर नहीं जहाँ प्राइवेट पानी सप्लाई हो रहा है। हाँ, अलग से टैंकर की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर सरकारी करती है। तो ऐसी कई सारी हमारे यहाँ नगर निगमें हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। जैसे मुंबई नगर पालिका, महानगर पालिका जो है, वो मुंबई का जल आपूर्ति विभाग जो है काफ़ी अच्छा है, पूरे मुंबई में पानी सप्लाई करता है। उसके अलावा हैदराबाद सरकार ने काफ़ी अच्छा किया, हैदराबाद शहर में पानी की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। चेन्नई में पानी की कमी भले हो सकती है, लेकिन फिर भी वहाँ की चेन्नई की जो नगर पालिका, उसने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। तो चेन्नई की नगर पालिका भी यह मानना पड़ेगा। और ये तो एग्जाम्पल आपके इसमें दिए हुए एनसीईआरटी में। अगर आप मध्य प्रदेश में हो और आप इंदौर में रहते हो तो आपको इंदौर में बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। आप भोपाल में रहते हो तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। यहाँ पर भी पानी की आपूर्ति हर एक घर के आसपास नल की व्यवस्था की गई। तो सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो वहाँ के जो जल विभाग है उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। तो अब इसमें ये नहीं कि प्राइवेट कंपनी को हम दे ही नहीं सकते। तो हमारा जो विकल्प हमने लिखा था, विकल्प की हम लोग तलाश कर रहे थे कि भाई सरकार अगर नाकाम हो जाती है पानी देने में तो फिर हम पानी किससे लेकर के आएंगे। तो हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हमें सरकार पर ही दबाव डालना पड़ेगा, क्योंकि वही ये काम कर सकती है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस देश के उस शहर के बारे में जिसका एग्जाम्पल हमने लिया है, जहाँ की सरकारी जल विभाग ने उस शहर में पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी करवाई है। उस शहर का नाम है पोर्टो एलेग्रो शहर। तो पोर्टो एलेग्रो शहर में सार्वजनिक जलापूर्ति कैसी है? ये ब्राज़ील का एक शहर है। और इत्तेफाक की बात तो ये है कि इस शहर में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस गांव या जिस शहर में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर शिशु मृत्यु दर, मतलब बच्चों के मरने की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास सुविधा नहीं होती। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा है।
यहाँ पर दुनिया में और देशों के मुकाबले यहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी दुनिया के दूसरे देश के मुकाबले यहाँ पर जो शिशु मृत्यु दर है, बच्चों की, जो छोटे बच्चों की जो मृत्यु की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। कम का कारण क्या है? कारण है साफ पानी। ये जो साफ पानी है ये वहाँ की पोर्टो एलेग्रो की जो सरकार है, जो वहाँ की जल विभाग है, उसने उपलब्ध कराई है। तो ये पोर्टो एलेग्रो आपको देखने को मिलेगा। ये आपको साउथ अमेरिका महाद्वीप दिख रहा है। इस साउथ अमेरिका महाद्वीप में एक देश है जो सबसे बड़ा देश है, जिसका नाम है ब्राज़ील। इसी ब्राज़ील के अंदर वो शहर है जिसका नाम है पोर्टो एलेग्रो। तो पोर्टो एलेग्रो शहर जहाँ पर भी या तो पोर्ट के आसपास यहाँ पर होगा, तो ब्राज़ील में एक शहर है पोर्टो एलेग्रो, यहाँ पर ये व्यवस्था की गई। तो आप सोच सकते हो कि गरीबों की संख्या अधिक है परंतु शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, क्योंकि नगर जल विभाग ने स्वच्छ जल मुहैया करा है। तो कितनी इत्तेफाक की बात है। अब ये वहाँ का नगर जल विभाग क्यों सक्सेसफुल है भाई? अगर आपको अपने शहर में पानी की व्यवस्था सही करनी है तो आपके पास कुछ एग्जाम्पल तो होना चाहिए। तो ये पोर्टो एलेग्रे शहर ने ऐसा किया क्या है जिससे कि वो सक्सेसफुल भी हो गया और उसको ज़्यादा खर्चा घाटा भी नहीं उठाना पड़ा? तो करते क्या है वो, उनने क्या किया, सार्वभौमिक स्वच्छ जल की उपलब्धता के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदम। किस विभाग द्वारा? पोर्टो एलेग्रो के जो जल विभाग है उसने क्या कदम उठाया? पहला कदम, पानी की उसने औसत कीमत को काफ़ी कम रखा, जिससे किसी भी व्यक्ति को खरीदने में कोई समस्या नहीं है। साथ ही साथ जो गरीब व्यक्ति उनके लिए तो कीमत बिल्कुल आधी कर दी थी। विभाग का जो भी फायदा होता, इस पानी की आपूर्ति से जो भी फायदा होता या अलग से कोई भी फंडिंग आती, तो उसका इस्तेमाल केवल जल आपूर्ति में ही करते। वो जल आपूर्ति को और बेहतर बनाया जाए, लोगों के लिए और साफ सुथरा पानी किया जाए, तो उसके लिए करते हैं। विभागों में के काम में पारदर्शिता भी है। वहाँ के जो पूरे विभाग है जो जल आपूर्ति का काम करे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं। वहाँ पर बिल्कुल पारदर्शिता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। और साथ ही साथ योजना अगर कोई विभाग बनाता है, कोई भी नया प्रोजेक्ट लेकर के आता है, तो वहाँ के लोगों की भूमिका पूरे उसमें है। पोर्टो एलेग्रो के जो जल विभाग है उसमें लोगों की भूमिका है। लोग जनसभा करके या फिर लोग जो है मतदान करके वहाँ पर पोर्टो एलेग्रो की जो नगर पालिका उसमें अपना योगदान देते कि भाई हाँ, इस प्रोजेक्ट में हम आपका साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जनता से जुड़ाव भी अच्छा है और वो काम कितना अच्छा कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार की बहुत कमी है। इस वजह से शायद ये पोर्टो एलेग्रो जो शहर हैं, ये इस मामले में काफ़ी हद तक जो है वो सक्सेसफुल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के विस्तार की, यानी सैनिटेशन फैसिलिटी की बात करते हैं। स्वच्छता संबंधी जो सुविधा, इसका मतलब सीधा मतलब होता है शौचालय की व्यवस्था। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि केवल पानी ही जन सुविधा सबसे अच्छी है या उसके अलावा कोई दूसरी जन सुविधा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो दोस्तों देश को साफ़ सुथरा रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए हमें स्वच्छता संबंधी सुविधाओं की ज़रूरत तो पड़ेगी, सैनिटेशन फैसिलिटी ज़रूरत पड़ेगी। और दुनिया में सबसे हमारा ही देश एक बचा हुआ था जहाँ पर कई सालों तक लोग जो हैं बाहर जो है खुले में शौच करते थे, क्योंकि भारत में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो सरकार ने काफ़ी प्रयास किया और प्रयासों के बाद देश में सुलभ या ऐसी व्यवस्था कराई गई है। हर एक घरों में यहाँ पर पब्लिक जो है पर्सनल टॉयलेट भी बनवाए गए हैं, उसी की बात करना है। तो स्वच्छता सुविधा भी एक महत्वपूर्ण जन सुविधा है, बहुत ज़रूरी है, सब व्यक्ति को मिलना चाहिए भी। अब भारत में अगर स्वच्छ सुविधा की बात करें तो भारत में स्वच्छता सुविधा जलापूर्ति से कम है। जो जलापूर्ति है भारत में, मतलब जल जितने लोगों को मिलता है उससे बहुत कम लोगों के पास में टॉयलेट्स हैं। अगर इसकी परसेंटेज की बात करें तो लगभग देश में 87% घरों में पानी आता है, लेकिन उसमें से कितने घरों में शौचालय की व्यवस्था है? तो केवल 53% परिवार के पास अपने पर्सनल शौचालय हैं। मतलब 87 परिवारों के घर में पानी आता है, अभी भी पूरे घर में पानी नहीं आता, 87 परिवारों के पास ही आता है। बाकी 53% परिवारों के यहाँ शौचालय की व्यवस्था है, बाकी लोगों के पास नहीं है। मतलब 47% परिवार अभी भी खुले में शौच करते होंगे या पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ गरीबों की स्थिति शहरी और ग्रामीण में कम और कमज़ोर है। गरीब की स्थिति की ओर बात की जाए तो ये तो ओवरऑल एक एवरेज है। अगर गरीबों की बात की जाए ना ओवरऑल, तो गरीबों में ये परसेंटेज काफ़ी कम है, वहाँ और भी हालात ख़राब है। और वहीं अगर शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो और ही यह हालत बहुत ही भयावह है। वहाँ पर ज़्यादातर लोग ही जो है खुले में शौच करते हैं। यार इसका मतलब ये है कि वहाँ पर टॉयलेट्स बहुत कम है। स्वच्छता संबंधी सेवाओं का विस्तार, ये जन सुविधा वहाँ पर बहुत ही खस्ता हालत में है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो स्वच्छता सुविधा में एक
एक एनजीओ ने बड़ा अच्छा काम किया है, उस एनजीओ के बारे में ही हमारे इस चैप्टर में बताया गया। उस एनजीओ का नाम है सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल ने स्वच्छता सुविधा में सुलभ का क्या योगदान है? तो सुलभ इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन मतलब होता है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सोशल सर्विस करने का काम करता है। सोशल सर्विस मतलब लोगों की सेवा करने का काम करता है, जो सरकार तो नहीं होती लेकिन सरकार का काम, सरकार की जो ड्यूटी होती है ना, वही काम वो भी कर रहा होता है। तो गैर सरकारी संगठन है जिसने पूरे देश में 8,500 पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए हैं। 8,500 सामुदायिक शौचालय, जिसको हम लोग अक्सर चौराहे पे शहरों में आपको देखने को मिल जाते हैं। सुलभ शौचालय, शौच मुक्त भारत, स्वच्छ भारत अभियान, ये सब देखने को मिलते हैं। वो सुलभ शौचालय क्या होता है? वो यही है। सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार की सहायता से ये 8,500 सुलभ शौचालय बनवाए हैं। साथ ही 15 लाख घरेलू शौचालय बनवाए हैं लोगों के लिए, जिसका फायदा अप्रोक्स 2 करोड़ लोग ले रहे हैं। तो 2 करोड़ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं लगभग हमारे देश में। तो काफ़ी बड़ा ये आंकड़ा है और सुलभ ने काफ़ी अच्छा काम किया है और ये लगातार बनते जा रहे, लगातार सरकार के साथ मिलकर सुलभ इंटरनेशनल काफ़ी अच्छा काम करे। सुलभ का फ़ायदा उठाने वाले जो लोग हैं उसमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो गरीब तबके के आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सुलभ शौचालय में शौच करने के लिए जो सरकार, जो सुलभ इंटरनेशनल जो प्राइस रखी होगी वो बहुत नॉमिनल रखी होगी। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल गरीब लोग ज़्यादा करते हैं। तो सुलभ काम कैसे करता है इसको भी समझ लेते हैं। सुलभ काम कैसे करता है? सरकारी जो पैसे होते हैं, सरकारी पैसों से शौचालय का निर्माण करवाता है और निर्माण हेतु वो दो की मदद लेता है, नगर पालिका और स्थानीय निकाय की मदद लेता है। तो नगर पालिका और स्थानीय निकाय के मदद से सुलभ जो है वो सरकारी पैसों का यूटिलाइज करता है और क्या करता है? शौचालय का निर्माण कराता है। अब इसमें क्या होता है, जो स्थानीय निकाय या जो नगर पालिकाएं होती है ये क्या करती है? उनको जगह प्रोवाइड कराती है, क्योंकि शहर में कहाँ जगह है, सरकारी जगह कौन सी भूमि कहाँ पर, ये अलॉट कौन करवाती है? नगर पालिका, क्योंकि पानी की व्यवस्था भी वही करवाएगी वहाँ पर, क्योंकि शौचालय के लिए पानी बहुत अहम होता है। तो पानी की व्यवस्था भी वही करे। तो स्थानीय जो प्रशासन होता है, चाहे नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत जो भी रहा हो शहर में, वो क्या करेगा? सुलभ शौचालय की उसको लिए जगह प्रोवाइड कराएगा, या ग्राम पंचायत भी क्यों ना, गाँव में भी होता है, तो वो उसके लिए जगह प्रोवाइड कराएगा। अब क्या होगा? अब वो पैसे भी देगा और जगह भी देगा। ये अनुबंध होता है उनके बीच में। और रख रखाव का जो खर्च होगा, मेंटेनेंस चार्ज भी तो लगता है भाई। सुलभ शौचालय में रेगुलर पानी का इस्तेमाल करना है तो इस पानी के रोज़ पानी भरना और साफ़ सफाई करना, उसके अलावा एक व्यक्ति को वहाँ पर रखना, तो सारा काम होता है। इतना सारा खर्च, तो सारा खर्च कहाँ से पूरा होता है? जितने भी लोग, जो प्रयोक्ता है, जो पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, जो सुलभ शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, वो जो भी शुल्क देते हैं उससे उनका काम हो जाता है। तो शुल्क कितने, जैसे शहरों में शुल्क केवल 2 रुपये रखी गई हैं, शायद ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिल्कुल भी नहीं होती होगी, लेकिन 2 रुपये अगर शुल्क रखा जाए तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है। बहुत नॉमिनल रेट है ये। तो ऐसे रेट में अगर, अब इसलिए रेट रखा गया क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर सुलभ शौचालय का इस्तेमाल गरीब लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो संपन्न तबके के लोग हैं उनके पास, सबके पास टॉयलेट्स हैं, गरीबों के पास टॉयलेट्स की कमी थी। तो सुलभ इंटरनेशनल ने यही तो काम किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वच्छता संबंधी सुविधा प्रसार की जाए। और सरकार ने निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को शौचालय से संबंधित काफ़ी सारे मदद भी की हैं। हर एक व्यक्ति को शौचालय के लिए 12-12 हज़ार रुपये सरकार ने योजना के तहत दिए भी थे। अब हम लोग इस पूरे चैप्टर का करने वाले हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष पर आ जाते हैं कि पूरा चैप्टर हमने शुरू किया था हमने अम्मू और कुमार जब बस में ट्रेवल कर रहे थे। अम्मू और कुमार जो बस में ट्रेवल कर रहे थे, वहाँ से इसकी चेन्नई से इसकी शुरुआत होती है। हमने जलापूर्ति के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। उसके बाद हमने भी पढ़ा कि जल का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। हमने वहाँ ये भी पढ़ा कि भाई सरकार की भूमिका है कि जल आपूर्ति कराए, और अगर सरकार फेल हो जाती है तो क्या निजी क्षेत्र हमारे विकल्प हो सकते, तो हमने उसकी तलाश भी करी। लेकिन हमने पाया कि सरकार को ही होना चाहिए, निजी क्षेत्र को यहाँ पर लाएंगे तो गलत होगा। बाद में हमने सैनिटेशन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा कि भाई शौचालय की व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी है, जिस तरह पानी बहुत ज़रूरी है वैसे ही स्वच्छता संबंधी सेवाओं का विस्तार भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने निष्कर्ष क्या निकाला? इससे हमने सीखा क्या? इससे हमने सीखा कि जन सुविधाएं जो हैं इनका संबंध बुनियादी ज़रूरतों से है। मतलब जन सुविधा जो है वो बहुत ज़रूरी है। बुनियादी ज़रूरत है मतलब जिसको पूरी होना बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा अगर मैं बोल दूं कि क्या एसी सबके लिए ज़रूरत है, आप बोलोगे सर एसी जिसके पास पैसा उसके लिए ज़रूरी है, और नहीं तो ज़रूरत नहीं है। कूलर क्या सबके लिए ज़रूरत है, तो आप बोलोगे सर सबके लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बोलोगे सर
रहने के लिए आवाज़ सबको चाहिए। आप बोलोगे सर पीने के लिए, नहाने के लिए पानी सबको चाहिए, और स्वच्छता रखने के लिए शौचालय सबको चाहिए। तो जो सबके लिए आवश्यक होता है वही जन सुविधाएं हैं, और ये बुनियादी ज़रूरतों से इसका संबंध होता है। हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? हमने सीखा कि आर्टिकल 21 का मतलब क्या था। आर्टिकल 21 को हमने ब्रॉडली पढ़ा कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत हमारे पास कौन कौन से अधिकार और आते हैं। तो हमने इस चैप्टर में 3 अधिकार के बारे में यहाँ पर समझने की प्रयास किया कि आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार ये बोलता है कि पानी का अधिकार भी हमारा अधिकार है, और पानी में भी कौन सा अधिकार? स्वच्छ पानी का अधिकार। दूसरा, स्वस्थ रहने का अधिकार हमारा अधिकार है, मतलब हमें ट्रीटमेंट का अधिकार है, हमें हॉस्पिटल्स में हमारा इलाज अगर कोई नहीं करेगा तो हमें वो लेने का अधिकार है। हमने प्रीवियस चैप्टर में कई जिक्र किया था, मैंने एक पश्चिम बंगाल का केस आया था हकीम शेख साहब का, याद रहा आपको, 7th क्लास का वो है। तो हकीम शेख साहब के केस में क्या हुआ था कि उनको 8 अस्पताल में 8 या 9 अस्पताल में वो गए थे जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको मुआवजा देना पड़ेगा इस व्यक्ति को, और जल्द से जल्द सरकार सभी इसको हॉस्पिटल्स में ये व्यवस्था की जाए तो हर व्यक्ति का इलाज होना चाहिए। तो भाई हेल्थ जो है वो भी हमारा मौलिक अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत। और वहीं शिक्षा का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंदर ही हमने पढ़ा था, जो मैंने आपको बताई हुई थी कि 6 साल से लेकर के 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा का पूरा अधिकार है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार की भूमिका, यानी हमने इसमें यह भी तो समझा कि प्रत्येक व्यक्ति को जन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो मेन भूमिका वो किसकी है? वो मेन भूमिका सरकार की है, क्योंकि सरकार ही जिम्मेदारी लेगा कि जन सुविधा लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन सरकार कैसी जन सुविधा पहुंचाएगा? एक तो पर्याप्त मात्रा में और कम से कम सस्ते दाम में सब तक इसकी उपलब्धता कराएगा। यहाँ पर वो भेदभाव नहीं कर सकता कि अमीर लोगों के पास ज़्यादा पानी भेज रहा है, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा, और गरीब लोगों को बिल्कुल दिन में 4 दिन में पानी आ रहा है। तो सबको यहाँ पर रेगुलर पानी आना चाहिए, टाइम टू टाइम। जन सुविधा की स्थिति के बारे में भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा। उससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला? उससे हमने निष्कर्ष निकाला कि आपूर्ति में बहुत कमी है जन सुविधा में। जैसे पानी की बात कर ले, आपूर्ति में बहुत कमी है, और वितरण में भी भारी असमानता है। कहीं जगह 24 घंटे पानी आ रहा है, कहीं जगह 20 मिनट आ रहा है, तो वितरण में भी काफ़ी असमानता है। कहीं जगह 20 लीटर पानी एक दिन का मिल रहा है, तो आलीशान होटलों में 1600 लीटर मिल रहा है। तो ये भी हमने देखा इसमें। कस्बों और गाँव में स्थिति जो है, सुविधाओं की स्थिति काफ़ी ख़राब है। ये भी इस चैप्टर से हमको समझ में आ गया कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण और कस्बों में हालत जो है वो ज़्यादा बद से बदतर हो गई है इस जन सुविधा के मामले में। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमज़ोर है, ये भी हमने इससे समझ लिया। तो डेफिनेटली हमने एनालिसिस कर लिया है। तो कुल मिलाकर के क्या बात है? कुल मिलाकर के इस पूरे चैप्टर से हमको समझ में आया कि सरकार को लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, या लोगों के पास अधिकार क्या है। तो हमने जो एनालिसिस निकाला वो निकाला कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है। पहली बात तो प्रत्येक नागरिक को सारी जन सुविधा पाने का अधिकार है, और ये सुविधा उन्हें समतापूर्वक ढंग से मिलनी चाहिए, मतलब समान रूप से मिलनी चाहिए। इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो एक तो सभी नागरिकों को सुविधा पाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि संविधान हमें यह आश्वासन देता है। हमने संवैधानिक प्रावधान भी तो पढ़े थे इसमें, तो संविधान भी हमें आश्वासन देता है कि हर व्यक्ति को जन सुविधा मिलना चाहिए, और प्रॉपर मात्रा में और बराबर मिलना चाहिए। तो हमने निष्कर्ष निकाल लिया इसका पूरा। तो इस प्रकार हमारा 1 शॉर्ट रिवीजन यानी फुल कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हमने खत्म कर दिया। मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपके लिए बड़ा कमाल और मज़ेदार रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल YouTube पर सिक्वेंशली नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए लेकर क्या है दूसरा विकल्प। इस विकल्प में आप क्या देख सकते हैं? इसमें आप देख सकते हैं कि आपको अगर हमारे वीडियो सिक्वेंशली नहीं मिल रहे हैं तो आप जा सकते हैं मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट्स पर। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको करना क्या है, अपने कोर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ पर आप CBSE हिंदी मीडियम पर देखिएगा, जैसे ही आप CBSE हिंदी मीडियम पर जाते हो आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर अलग अलग क्लासेस की ऑप्शंस मिल जाएगा, और आपको क्या करना है, क्लास 8 पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लास 8 पर क्लिक करते हो, आपको आपके सामने आपकी कक्षा 8वीं के सारे टीचर उपलब्ध हो जाएंगे। अब आपको करना कुछ भी नहीं, हर एक टीचर के सब्जेक्ट के नीचे लिखा हुआ है वॉच नाउ, बस आप वॉच नाउ पर क्लिक करें और पहुंच जाइए अपने सब्जेक्ट पर। अब आपको यहाँ क्या करना है, अब आपको यहाँ देखना है वॉच चैप्टर वाइज वीडियो। वॉच चैप्टर वाइज वीडियो में आपके पास हर एक चैप्टर के अलग अलग डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अब आपको करना है क्या है, बस चैप्टर पर करना है क्लिक,
ऐसे में हो जाएगा आपका वीडियो शुरू। अब आप अपना वीडियो आसानी से देख सकते हैं, इसको आप नोट्स बना सकते हैं और आपको जो दुविधा यूट्यूब पर अपना वीडियो सर्च करने में हो रही थी वो यहाँ पर नहीं होगी। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, वो भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। अगर आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव जरूर शेयर करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।